जी, तो लीडर सॉरी लीडर्स कह रही हूँ। लीडर्स भी हैं आप लोग, लेकिन रीडर्स, व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। क्या हाल-चाल है आप लोगों का? हाय अल्लाह! आप लोग बोलेंगे कि मैं हर वक़्त बीमार-बीमार रहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? आज फिर मेरी तबीयत इतनी अजीब-सी डाउन-डाउन सी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। बहुत दिल अजीब-सा ख़राब-सा हो रहा है, बहुत तबीयत भी अजीब-सा, बीपी कल कल भी मेरे साथ ऐसा रहा था, दिन पूरा मेरा बीपी का मसला रहा। कभी एकदम हाई हो रहा है, कभी एकदम लो हो रहा है। लेकिन देखिए, फिर भी हम लोग नोवेल रिकॉर्ड कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए। सो आप लोगों ने अच्छा-अच्छा से रिस्पॉन्स दिखाना है, ठीक है? और प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करने हैं, ठीक है? सो अभी जो हम नॉवल पढ़ रहे हैं वो जिया बासी का नॉवल है ए इब्न आदम। मोरलेबल और अच्छी सी स्टोरी है, इसको मिलकर पढ़ते हैं कि कैसी है, आप लोग बताइएगा। लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है? और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसकी खुशबू से मुअत्तर है मेरी तन्हाई, याद उसकी मुझे तन्हा नहीं होने देती। इब्न आदम वो ख़ता होती है मुझसे तस्कीन, उसकी रहमत मुझे रुस्वा नहीं होने देती। इस बड़े से हॉल में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हल्के-हल्के म्यूज़िक ने वहाँ मौजूद तमाम नफूस को अपने हिसार में लिया हुआ था कि तभी एक स्पॉटलाइट रोशन हुई। हॉल में बैठे तमाम नफूस तजस्सुस से आने वाले शख्स का इंतज़ार कर रहे थे। जब स्पॉटलाइट की रोशनी घूमती हुई उस आने वाले शख्स पर जा रुकी, स्पॉटलाइट की रोशनी में चेहरा वाज़िया होते ही हॉल तालियों से गूंज उठा था। हॉल की तमाम लाइट्स रोशन हुई और आने वाला शख्स मगरूर चाल चलता हुआ रैंप पर आगे बढ़ने लगा। वी लव यू महराज। ऑडियंस में बैठी लड़कियां महराज चौधरी को देखते ही चिल्लाकर बोली थीं, जो ब्लैक स्टाइलिश पेंट कोट में मलबूस स्याह बालों को जल से सेट किए अपनी गहरी ब्राउन आंखों और मगरूर चेहरे से रैंप वॉक करता वहाँ बैठी हर लड़की के दिल की तार छेड़ चुका था। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बेटी है आपकी। सामने सोफे पर बैठी वो दोनों ख़वातीन पसंदगी से उसे देखते हुए बोली थीं, जो पिंक शलवार कमीज़ के साथ दुपट्टा लिए सर झुकाकर उनके सामने बैठी थीं। जी, कौसम बेगम ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखा। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं, लेकिन हाँ, जवाब हमें हाँ में ही चाहिए। वो दोनों ख़वातीन उठते हुए बोली थी। उनके साथ ही कौसम बेगम भी उठ खड़ी हुई। जी, मैं इसके बाबा से बात करके जल्दी आपको जवाब दूंगी, कौसम बेगम मुस्कुराकर कहती उन्हें दरवाजे तक छोड़ने चली गईं। वाह महराज, आज तो कमाल हो गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आज का शो कितना कमाल जाएगा। वो महराज के पास आकर बोला, जो बैक स्टेज पर सितारा के साथ खड़ा था। ओ बॉबी, शो तो अच्छा जाना ही था। आखिर महराज चौधरी जो रैंप पर उतरा था वो गहरी नज़रों से महराज को देखते हुए बोली, जिस पर बॉबी भी मायने खींचे से मुस्कुरा दिया था। वैसे तुम दोनों की जोड़ी है बड़ी कमाल। वो क्या कहते हैं? उसने सोचते हुए थोड़ी पर उंगली रखी। हाँ, चांद सूरज की जोड़ी। खैर मेरे ज़हन में भी यही आया था कि डायलॉग होगा। कहकर वो उनकी बलाएं उतारने लगा था, जबकि वो दोनों उसके अंदाज पर हंस दिए थे। सिर्फ रैंप पर बॉबी, वरना मेरी जोड़ी तो बचपन से सिर्फ एक के साथ जचती है। वो तसव्वुर में उस मासूम चेहरे को सोचता कहकर वहाँ से मेकअप रूम की जानिब बढ़ गया था। किसकी बात कर रहा था ये? महराज की पुश्त को घूरती वो बॉबी से बोली। हसरत की आग से उसने अपने अंदर जल्दी महसूस हुई थी। ओ डियर, वही जाने किसके बारे में बोल रहा था। अब बॉबी तो सबकी इन्फॉर्मेशन लिए नहीं घूम सकता ना। हाथ से अपने माथे पर आए बालों को पीछे करता बॉबी भी आगे बढ़ गया था। हिजरा कहीं का। सिदरा गुस्से से उसे घूरती बुड़बुड़ाते हुए खुद भी मेकअप रूम की जानिब चल दी थी। कौसम बेगम कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही वो ब्लैक अबाई के साथ मेरून हिजाब लिए जाने को तैयार खड़ी नजर आई थी। सुमैया, तुम कहाँ जा रही हो? स्कूल अम्मी, आज से दूसरी शिफ्ट है। वो बैग उठाते हुए बोली। चलो देखभाल कर जाना, और हाँ, वापसी पर अपनी खाला से मिलाना, उन्हें कुछ काम था। कौसम बेगम उसके साथ ही कमरे से बाहर निकलते हुए कहने लगी, इतनी बड़ी फौज है उनके घर नौकरों की, फिर भी हमसे कोई न कोई काम ज़रूर रहता है आपकी बहन को। उसने कोफ्त से आंखें घुमाई कि तब भी एक थप्पड़ सीधा उसकी कमर पर आने लगा। बेगैरत खाला है तेरी। अच्छा ना, मारने की क्या ज़रूरत थी? आओ मिल लूँगी, मिल आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़, समैया कहती घर से बाहर निकल गई थी, जबकि कौसम बेगम तासुब से बंद दरवाजे को देखकर किचन की जानिब बढ़ गई थी। वो मेकअप रूम में दाखिल हुई तो सामने ही मिराज वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने खड़ा अपना मेकअप उतार रहा था। तुम जा रहे हो? हाँ, वो मुख्तसर सा बोला। मिराज, तो मुझे आंटी से कब मिलवाओगी? सिद्रा पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोली थी। तुमने क्या करना है उनसे मिलकर? बाल बनाते हुए मिराज ने सवाली नज़रों से उसे देखा था। वैसे ही मैंने तुम्हारे मुँह से उनकी इतनी तारीफ सुनी है तो बस मिलना चाहती हूँ। वो गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली थी। ठीक है, किसी दिन ले जाऊंगा, उसने टालते हुए कहा। मुड़कर जाने लगा कि तभी सिद्रा कुर्सी से उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई। किसी दिन क्यों, आज क्यों नहीं? सिद्रा के सवाल पर मिराज ने बेजारी से उसे देखा तो जो तन
उसके सामने खड़ी थी। अच्छा ठीक है चलो, मेराज कहकर उसे साइड पर करता आगे बढ़ गया था। वो भी खुशी से चहकती उसके पीछे चल दी थी। स्कूल से छुट्टी होते ही वो नादिया खाला के घर की जानिब रवाना हो गई थी। रिक्शे को उससे बड़े बंगले के सामने रुकवा कर वो नीचे उतरी और किराया देकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। चौकीदार ने उसे देखते ही दरवाज़ा खोला था। वो चौकीदार को सलाम करके दरवाजे से अंदर लॉन में दाखिल हुई तो सामने ही अंदरूनी दरवाजे से वो बाहर आते दिखाई दिए। मानना पड़ेगा मेराज, तुम्हारी मौम एक अच्छी खातून है। सिदरा सीढ़ियाँ उतरती हुई मुस्कुरा कर बोली, मगर अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। मेराज ये कौन है? सिदरा ने उसे देखते ही मेराज से पूछा तो सर झुकाए मोबाइल में लगा आगे बढ़ रहा था। कौन? उसके सवाल पर मेराज ने सर उठाते हुए कहा और जो ही नजर सामने खड़े शख्स पर पड़ी फिर पलटना भूल गई थी। सुमैया। वो सब कुछ भूल कर तेजी से उसकी जाने बढ़ा था। सुमैया तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। वो उसके सामने खड़ा प्यार से बोल रहा था। तभी सिदरा भी उसके साथ आ खड़ी हुई और गौर से सामने खड़ी लड़की को देखा जो ब्लैक कबाई के साथ मैरून हिजाब लिए हुई थी, जिसमें उसकी गोरी रंगत और दमक रही थी। वो खूबसूरत थी मगर सिदरा जैसी सुपर मॉडल के मुकाबले उसकी खूबसूरती मानद पड़ रही थी। ये तुम्हारे नौकर की बेटी है? सिदरा मेराज का हाथ थामते हुए बोली। इनके नौकर की बेटी हूँ या नहीं, मगर आपके नौकर की बेटी बिल्कुल नहीं हो, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेराज के जवाब देने से पहले ही सुमैया बोली और एक नकावा नज़र दोनों के हाथों पर डालकर आगे बढ़ गई। सुमैया। मेराज ने उसे जाते देखकर पीछे से पुकारा, लेकिन वो उन्हें अनसुना किया घर के अंदर चली गई। चले मेराज। सिदरा ने उसके शाने पर हाथ रखकर अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहा, जिस पर मेराज ने फ़ौरन उसका हाथ झटक दिया। ये क्या बकवास थी? वो गुराया। क्या हो गया है? मैंने तो बस पूछा था कि वो कौन है। उसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैंने ही गलती की तुम्हें यहाँ अपने साथ लाकर। मेराज नफ़े में सर हिलाता आगे बढ़ गया। इतनी तकलीफ वो भी उस हजाबन लड़की के लिए। कुछ तो गड़बड़ है। उसने बड़बड़ाते हुए एक नज़र दरवाजे पर डाली जहाँ से सुमैया अंदर गई, फिर खुद भी मुड़कर मेराज की जानिब बढ़ गई। अरे आ गई, चल अच्छा है। नादिया खाला से मिली? क्या कहा उन्होंने? सुमैया को घर में दाखिल होते देखकर कौसम बेगम ने फ़ौरन ही सवालों का बौछार शुरू कर दी। अम्मी प्लीज़, मैं भी बहुत थक गई हूँ, बाद में बात करती हूँ। वो अपना सर मसलते हुए कौसम बेगम की सलवतों को नज़रअंदाज करती कमरे में चली आई थी। उफ, मैं क्यों सोच रही हूँ इस आदमी को? ये इस लायक नहीं कि मुझे सी लड़की उससे सोचे। खुद से बुड़बुड़ाती वो अपना बाल उतारने लगी। जब से मेराज और सिदरा को एक दूसरे का हाथ थामे देखा था तब से उसका जी रोने को चाह रहा था, मगर खुद पर जब्त की वो नादिया खाला की बातें सुनती रही थी। फिर देर होने का बहाना बनाकर घर चली आई। कितनी सादा सी जिंदगी थी ना मेराज, हमारी मेराज। ये तुमने किस रास्ते को चुन लिया जिसकी मंजिल जहन्नुम है? वो बेबसी से सोचती बाथरूम में चली गई थी। अब जो भी था वो खुद को मेराज से दूर कर चुकी थी, तो फिर उसकी याद में आंसू क्या बहाना? वो सिदरा को उसके घर छोड़कर वापस अपने घर चला आया था। सोचो कि सारे जावी सुमैया की तरह थे, जो न जाने क्यों उससे उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी, जबकि वो तो हमेशा की तरह से मोहब्बत से पेश आता था। जिसके पास किसी के लिए वक्त नहीं था वो उसकी पुकार पर हमा वक्त तैयार होता था, फिर न जाने क्यों वो उसे किसी किसी से रहने लगी। वो समझने से कासिर था। आ गए बेटा, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाने लगवाती हूँ। नादिया बेगम उसे देखते ही प्यार से बोली थी। खाने को छोड़े ये बताएं सुमैया क्यों आई थी? वो उनके बराबर सोफे पर बैठता हुआ बोला। अरे वो कुछ कपड़े सही करवाने थे, दर्जी ने तो ख़राब करके रख दिए थे। ओह अच्छा, मुझे लगा वो मिलने आई है। उसे मायूसी हुई। अरे नहीं, जब से घर बदला है वो अब कम ही मिलने आती है। नादिया बेगम कहती हुए सोफे से उठ खड़ी हुई थी। इरशाल कहाँ है? मेराज ने लॉन्च में नजर दौड़ाते हुए पूछा। वो अपने कमरे में एक ही जिद लगा कर बैठी है, मॉडल बनना है। भला पूछे कोई लड़कियों के करने के काम होते जहानुम में पहुंचाएगी हमें। मैंने तो सुमैया से भी कह दिया, समझाया उसे, लड़का थोड़ी है जो मॉडलिंग करने दे। वो गुस्से से कहते अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मेराज उठकर इरशाल के कमरे की जाने बढ़ गया। मैं आ जाऊँ इरशाल? वो दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोला। उसकी आवाज़ पर बेड पर लेटी इरशाल फौरन ही सीधी होकर बैठ गई थी और अपने आंसुओं से चेहरे को दुपट्टे से साफ किया। जी भाई, क्या वो मेरी गुड़िया को? वो अंदर आकर उसके पास बैठते हुए प्यार से पूछने लगा। अम्मी ने तो बता दिया होगा आपको अब तक? वो अपना गुस्सा दबाते हुए बोली। हाँ बता दिया, और वो ठीक भी हैं, तुम्हारी से ठीक नहीं बेटा। तुम जानती नहीं ये शोबिस की दुनिया जितनी हसीन दिखती है उतनी ही गलीज भी है। मेराज ने उसे समझाना चाहा। तो फिर आप इस गलीज दुनिया में क्या कर रहे हैं? क्या ये आपको गंदा नहीं करेगी? शाले नगावारी से कहा। मैं मर्द हूँ जबकि तुम लड़की। सोसाइटी मर्द को कुछ नहीं कहती मगर औरत को नोच खाती है। आपके मेराज के लहजे में सख्ती दर आई थी। अब मैं तुम्हारे मुँह से कोई फजूल बात ना सुनूं, इज्जत से घर में बैठो। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि इशाल एक बार फिर रोने में मशगूल हो गई थी। अम्मी, उमर अभी ट्यूशन से नहीं आया? सुमैया किचन में दाखिल होते हुए बोली, जबकि 70 साल एलिज़े और कोसम बेगम खाने की तैयारी में लगे थे। आप भी वो आ गया, बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा है। जवाब एलिज़े की तरफ से आया। और बाबा? तुम्हारे अब्बा अभी भी दुकान पर ही हैं। उनका तो दिल ही नहीं करता कि बंदा घर पर भी आकर झांक ले। कौसम बेगम गुस्से से बोली, जिस पर सुमैया और एलिज़ा मुस्कुरा दी थी। अम्मी वो हमारे लिए ही तो दुकान में बैठे रहते हैं ताकि कुछ पैसे आ जाए तो घर का खर्चा चल सके। आप बिलावजह ही मेरे मासूम बाबा पर गुस्सा करती हैं। सुमैया अपने बाबा की हिमायत में बोली। तुम तो बस रहने ही दो, फ़ौरन बाप की हिमायत में बोलने लग जाती हो। वो उसे रपट कर किचन से बाहर निकल गई कि तभी बाहर के दरवाजे से 12 साल उम्र घर में दाखिल हुआ। आते ही तेरी आवारागर्दी शुरू हो गई, कभी किताबें खोलकर भी बैठ जाया कर। कौसम बेगम उसे देखते ही गुस्से से बोली थी।
और आप भी मेरे आते ही शुरू हो गई, कभी खामोश में बैठ जाया करें। उमर के हाथ से जवाब पर कुलसुम बेगम का हाथ सीधा उनकी चप्पल की तरफ गया था, मगर इससे पहले वो चप्पल उमर की कमर सेकती वो फौरन ही घर से बाहर निकल गया। कितना बदतमीज़ हो रहा है, माँ से ज़ुबान चला रहे हैं, आने तो इसके बाप को सारे कस पल ठीक करती हूँ। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई थी, जबकि किचन के दरवाजे पर खड़ी सुमैया और एलीज़ा तासुब से बाहर के दरवाजे पर नजर डालकर वापस अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गईं। लड़के वालों ने सुमैया को पसंद कर लिया है, वो जो अब आप मांग रहे हैं। कौसम बेगम मुनव्वर साहब के पास ही तख्त पर बैठते हुए गोया हुई। माशाल्लाह, हमारी बेटी है ही इतनी प्यारी। आप ऐसा करें, लीज़ा और उमर के साथ जाकर एक बार फिर अच्छी तरह से उनका घर बार देख लें। अगर सब ठीक लगे तो हाँ कर देगा। मुनव्वर साहब लेटते हुए बोले थे, जी ठीक है, मैं फ़ोन करके बता दूंगी कि हम 1-2 दिन में मिलने आएंगे। वो इस बात पर सर हिलाते हुए बोली थी। सुबह होते ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर स्टूडियो आ गया था। आज उसका अहम फ़ोटोशूट था, जिसके लिए शाहिद साहब उसका कब से इंतज़ार कर रहे थे। यार महराज, तुम पूरा 1 घंटा लेट आ रहे हो। तुम्हें पता है दानिश साहब कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो महराज को अंदर आते देखकर फ़ौरन उसके पास पहुँचे थे। वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो इंतज़ार की आदत भी डालें, नहीं तो किसी और को साइन कर लें। वो रूखे लहजे में कहता दानिश साहब के रूम की जाने बढ़ गया था, जहाँ वो बैठे उसी का इंतज़ार कर रहे थे। मानना पड़ेगा भाई, महराज साहब का गरूर वाकई सर चढ़कर बोलता है। दानिश साहब ने उसे देखते ही तंज किया था। ये तंजबाजी अपने पास रखिए दानिश साहब, वरना मैं चाहूँ तो अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। हाथ मलते रह जाएंगे फिर। महराज ग्लासेस उतार कर उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गए। खैर आओ शूट स्टार्ट करें। वो मामला संभालते हुए बोले, और उसे इसलिए सेट के जाने पड़ गए, जहाँ कैमरामैन के साथ साथ बाकी की टीम भी मौजूद थी। अम्मी, आपने बाबा से बात की, आप ही के रिश्ते के लिए क्या कहा उन्होंने? एलीज़ा छत पर खड़ी रस्सी पर कपड़े डालते हुए बोली। वहाँ से कौसम बेगम मशीन से कपड़े निकाल रही थी। उन्होंने कहा है एक दफ़ा और उनके घर जाकर देखाऊं, फिर रिश्ता पक्का करना। लड़की का मामला है, यूं ही तो नहीं दे सकते अपनी बेटी। अच्छा, आपने नादिया खाला को बताया? लीज़ा कपड़े रस्सी पर डालकर उनके पास चली गई। नहीं, सोच रही हूँ जाने से पहले फ़ोन करके बता दूँ, अगर साथ में जाना चाहेंगी तो ले चलेंगे। वो मशीन को दोबारा चलाकर तख्त पर आकर बैठ गई थी, जबकि एलीज़ा बाकी के कपड़े लिए रस्सियों की जाने पड़ गई। वो अब बड़े लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे हम जैसों के साथ। एलीज़ा मुँह बसूर कर बोली थी। बेगैरत, अपनी खाला के बारे में बोलने से पहले सोच लिया करो। सबकी ज़ुबानें कैंची की तरह चलने लगी हैं। वो उसको टपट कर आखिर में बुड़बुड़ाई थी कि तभी कमरे में रखा मोबाइल बज उठा। जा देख किसका फ़ोन है। अच्छा, एलीज़ा कहकर मोबाइल लेने चली गई। अम्मी नादिया खाला का फ़ोन है। मोबाइल को कुसुम बेगम के पास लेकर आई। जाओ तुम जाकर खाने की तैयारी करो, मैं ज़रा खाला से बात कर लूँ। उन्होंने उसे हटाना चाहा था, जिस पर एलीज़ा बुड़बुड़ाते हुए किचन में चली गई। फ़ोटोशूट से फारिग होकर वो सीधा घर की तरफ रवाना हुआ था। घर पहुँचते ही वो नादिया बेगम के कमरे में दाखिल हुआ, जो कोई किताब का मुताला करने में लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। हिराज ने उनके पास ही बेड पर बैठते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आ गए, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वो कहकर उठ खड़ी हुई। महराज भी इस बात पर सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद ही वो कपड़े बदल कर किचन में आ गया था, जहाँ नादिया बेगम उसके लिए खाना गर्म कर रही थी। इशाल सो गई। महराज डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हाँ आज तुमने आने में ही इतनी देर कर दी। वो टेबल पर खाना लगाते हुए बोली थी, बस थोड़ा काम था। मिराज ने कहकर खाना शुरू कर दिया तो नादिया बेगम भी उसके साथ ही बैठ गई थी। पता है आज मैंने तुम्हारी खाला को फ़ोन किया था। अच्छा, क्या कह रही थी? उसने खाना खाते हुए पूछा। बता रही थी सुमैया को लड़के वाले देख कर गए हैं, उन्हें सुमैया पसंद आ गई है, बात पक्की करने का बोल रहे थे, पर कौसम एक बार और उनके घर जाकर देखना चाहती है। लड़की का मामला है, यूँ ही तो बेटी नहीं दे सकते। नादिया बेगम अपने ही बोलने में लगी थी, जबकि महराज का नवाला हलक से उतारना मुश्किल हो गया था। वो एकदम खांसने लगा। क्या हुआ, लो पानी पियो। उन्होंने महराज की कमर से लाते हुए ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे महराज ने फ़ौरन ही मुंह से लगा लिया था। तुम ठीक तो हो? मुतफिकर सी बोली। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप खाला को मना करें, कोई ज़रूरत नहीं है रिश्ता देखने की। महराज ने गुस्से से ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। क्या, लेकिन क्यों? नादिया बेगम को झटका लगा। वो हैरत से उसे देखने लगी। क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो उठते हुए गुस्से से बोला और खाना दूरा छोड़कर अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। पीछे नादिया बेगम हैरान परेशान से उसकी पुश्त को देखती रह गई। अब क्या करूँ? कमरे में दाखिल होकर उसने परेशानी से इधर उधर चक्कर काटना शुरू कर दिया। सोच सोच के सर दर्द से फटा जा रहा था। आखिर वो इसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? क्या उसे नहीं मालूम मेरी मोहब्बत का? मिराज ने बेचैनी से अपने बालों में हाथ फेरा था। नहीं, मुझे उससे बात करनी होगी। आखिर ये सब करने की वजह? कल ही उससे बात करता हूँ। वो सोचकर खुद को थोड़ा पुरसुकून करने के लिए बालकनी में जा खड़ा हुआ, मगर अंदर की घुटन के कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बचपन से सिर्फ तुम्हें सोचा है सुमैया, तुम किसी और को कैसे सोच सकती हो? वो आसमान की तरफ देखता उसके तसव्वुर से मुखातिब हुआ और यूं ही खुद से बातें करते करते उसे तसव्वुर में मुखातिब करते करते रात बीती ही चली गई।
बॉबी आई, महराज नहीं आया। सिद्रा बॉबी के पास आकर बोली, जो खड़ा न्यू मॉडल्स को रैंप वॉक की प्रैक्टिस करवा रहा था। आता ही होगा, कभी शहजादा वक्त पर आया है? वो भी हंसते हुए बोला, बिला वजह ही इतना गुरूर है। तुम्हें पता है उसकी अम्मा की सोच कितनी चाइलों वाली है। लड़की को ये नहीं करना चाहिए, लड़की को वो नहीं करना चाहिए। मेरा तो 5 मिनट उनके पास बैठना मुश्किल हो गया। उन्हें खवारी से कहकर अपना मेकअप ठीक करने लगी थी। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी दोखली लड़की है ये। कहती, तुम सच ही कह रही थी, तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी है, और अब देखो जरा कैसी पीछे बुराइयां कर रही है। जबकि बॉबी कहकर लगाकर हंस पड़ा था। ओ डार्लिंग, वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। शौहरत और पैसा तो शोबिस की दुनिया में कदम रखने के बाद उसके पास आया है, इसलिए उसकी मदर की सोच मिडिल क्लास ही है। हाँ, वो तो बस उसे शक्ल अच्छी मिल गई, वरना मिडिल क्लास लोगों की तरह कहीं रेडी ही लगा रहा होता। उसने कहकर फेसबुक वापस अपने बैग में डाला और अब रैंप पर चलती मॉडल्स को देखने लगी। ओह! अब तो तुम मिराज को हल्का ले रही हो। शक्ल सिर्फ अच्छी नहीं, कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तभी तो लड़कियाँ लड़के भी उसे देखकर हसद करने लगे हैं। वो सिधरा को जताता हुआ मॉरिस की जानिब मुतवज्जा हुआ था। माय स्वीट हार्ट, कमर को सीधा रखकर चलो। ओके बॉबी सॉरी। वो मुस्कुरा कर बोली, वैसे क्या बात है, आज तुम कुछ ज़्यादा ही मिराज की बुराई नहीं कर रही। बॉबी ने वापस अपना रुख उसकी तरफ करते हुए मशकूक नज़रों से घूरा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। सिद्रा ने फ़ौरन नज़रें चुराई थी। अब वो क्या बताती, एक मामूली सी लड़की के लिए मिराज उसे बेइज्जत कर चुका था। वो लॉन्च पे आए तो सामने से नादिया बेगम मुलाजमत से बात करती नजर आई। वो सीधा उनके पास चला आया था। अम्मी, आज आप खाला के पास जाएं और सुमैया से मेरे रिश्ते की बात करें। वो बगैर किसी तौहीद के बोला, नसरीन, तुम जाओ और जो काम कहा है वो करो। उन्होंने फ़ौरन मुलाजमा को मंजिल से हटाया। फिर मिराज की जानिब मुतवज्जा हुई। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है मिराज, उसका रिश्ता पक्का हो रहा है। मैं कैसे जाकर बोल दूँ? आप खाला हैं उसकी, गैरों से ज़्यादा हमारा हक बनता है सुमैया पर। वो गुस्से से बोला, और अगर मैं ही उसे अपने घर की बहू ना बनाना चाहूँ तो? उन्होंने उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बीवी वो मेरी ही बनेगी, आप चाहें या नहीं। उसका खतरनाक हद तक संजीदा लहजा नादिया बेगम को परेशान करने पर मजबूर कर गया। कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, मैं बात करूँगी इस कौसम से, वो उसे समझाते हुए बोली, मगर वो नज़रअंदाज के घर से बाहर निकल गया। वो कमरे में बैठी टीवी पर कोई ड्रामा देख रही थी। जब कमरे में रखा कौसम बेगम का फ़ोन बज उठा। वो टीवी की आवाज़ बंद कर सोफे से उठ खड़ी हुई और टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर कॉल को रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? आज तुम घर पर स्कूल नहीं आई? स्पीकर से नादिया खाला की आवाज़ उभरी थी। नहीं, दरअसल आज अम्मी और अलीज़ा लड़के वालों के घर गए हैं तो मुझे घर पर ही रुकना पड़ा। बाबा और उमर के खाने पीने का मसला होता है ना, सुमैया मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन नादिया बेगम मज़ीद परेशान हो गई। तो कौसम घर पर नहीं है? नहीं बताया ना, वो लड़के वालों के घर गई हैं। अच्छा ठीक है, आए तो उससे कहना मुझे कॉल कर ले, मुझे ज़रूर बात करनी है। वो सरसरी अंदाज में बोली, लेकिन उनके लफ्ज़ों में छुपी परेशानी को सुमैया महसूस करके, क्या हुआ खाला, कोई बात है? अरे नहीं, बस ऐसे ही। आए तो कहना मुझे कॉल करे। नादिया बेगम ने कहकर फ़ौरन कॉल कट कर दी थी। अजीब है, जवाब सुने बगैर ही कॉल कट कर दी। उसने सोचते हुए कंधे उचकाए और मोबाइल रखकर वापस जाकर सोफे पर बैठ गई। अब वो टीवी देख रही थी। वो स्कूल से थोड़ा फासले पर गाड़ी में बैठा कब से उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, मगर वो थी कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उफ, हद है, कहाँ रह गई? मिराज ने कोफ से अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखा। क्या करूँ? क्या बाहर निकलकर किसी से पूछूं? लेकिन मुझे देखते ही सब मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। लेकिन फिर मिल लिया मैंने सुमैया से। वो बुड़बुड़ाया। फिर कुछ सोच के उसने फ़ोन निकाल कर सुमैया को कॉल मिलाई, जो दूसरी ही बेल पर उठा ली गई। हेलो, कहाँ हो तुम? सुमैया की आवाज़ सुनते ही उसने फ़ौरन पूछा, मैं घर पर क्यों? उसकी हैरत भरी आवाज़ उभरी। मिराज ने गहरा सांस अंदर खींचा। कुछ नहीं, बस कुछ बात करनी थी, क्या हम मिल सकते हैं? नहीं। उसकी बात सुनते ही सुमैया फ़ौरन बोली, ठीक है। मिराज ने कहकर कॉल कट कर दी थी। जानता था तुम इनकार कर दोगी। अब मुझे कल का इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद है कल तुम स्कूल आ जाओ। मिराज खुद से कहता गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकलता चला गया। अब उसे सिर्फ कल का इंतज़ार था। ये क्या कर रही हो नादिया? आपा, मैं सुमैया का रिश्ता पक्का कराई हूँ, अब इनकार कैसे कर सकती हूँ? कौसम बेगम उनकी बात सुनकर परेशानी से गोया हुई। वो इस वक्त कौसम बेगम के कमरे में एक दूसरे के सामने सामने सोफे पर बैठी थीं। थोड़ी देर पहले ही वो लड़के वालों के घर से होकर आई थी और अब नादिया बेगम ने आकर उन्हें एक नई खबर सुना दी। मैंने मिराज को कहा था कि तुम उसका रिश्ता देख चुकी हो, पर वो कह रहा है कि सुमैया से ही शादी करेगा। तुम लड़के वालों से माजरत कर लो। नादिया बेगम बेबसी से बोली, बेटी की मोहब्बत ने मजबूर जो कर दिया था आपा मैं। वो भी बोली नहीं थी कि सुमैया दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। हाथ में चाय की ट्रे लिए। खाला चाय? उसने ट्रे उनके सामने रखी और कप उठाकर नादिया बेगम को पकड़ाया। सुमैया जाकर खाने का देखो। कौसम बेगम ने उसे हटाना चाहा था। सुमैया भी समझ के इस बात में सर हिलाती कमरे से बाहर निकल गई। आपा, मैं उनको मना कर भी दूँ तो उसके बाबा से क्या कहूँगी? सुमैया को सोचकर उनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। तुम एक बार बात तो करो। अगर सुमैया या मुनव्वर भाई न माने तो मैं मिराज को समझाने की कोशिश करूँगी। कम अज़ कम वो ये तो नहीं कहेगा ना कि मैंने बात नहीं की। नादिया बेगम ने उन्हें समझाते हुए कहा, ठीक है, देखती हूँ बात कर। कौसम बेगम बेदिली से बोली, अब जाकर भी बहन को इनकार तो नहीं कर सकती थी ना। वो घर में दाखिल हुई तो मिराज पहले ही घर में मौजूद था। वो गहरा सांस भरकर लॉन्च में आगे बढ़ गई थी। आ गई? क्या कहा खाला ने? तुम आज जल्दी ही आ गए?
वो उसका सवाल नज़रअंदाज करती उसके साथ ही सोफे पर बैठ गई थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मिराज ने उन्हें बात बदलते देखकर कहा, देखो मिराज, मैं बात कर आई हूँ, लेकिन अभी वो मुनव्वर भाई और सुमैया से भी उनकी मर्जी जानेंगी, फिर कोई जवाब देंगी। नादिया बेगम हाँ मानते हुए बोली, ठीक है। मिराज कहकर फ़ौरन उठा और बाहर के दरवाजे की जाने बढ़ गया था। तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे से चलाई। आता हूँ अभी, वो कहकर चला गया, जबकि नादिया बेगम वहीं बैठी दरवाजे को घूरती रहीं। काश हुसैन आप जिंदा होते तो इन बच्चों को संभालना इतना मुश्किल ना होता। वो अपने मरहूम शौहर को याद करती ईशा के कमरे की तरफ चल पड़ी थी, जिसने बाहर ना निकलने की कसम खा रखी थी। क्या हुआ बेगम, इतनी परेशान क्यों है? कोसम बेगम परेशानी से तख्त पर बैठी थी कि मुनव्वर साहब भी उधर ही आकर लेट गए। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो पूरी तरह कोसम बेगम की तरफ मुतवज्जा हुए। वो आज नादिया आप आई थी मिराज के लिए सुमैया का हाथ मांगने के लिए। क्या? अगर उन्हें रिश्ता करना ही था तो पहले करती, अब क्यों, जब हम अपनी बेटी की बात पक्की कर चुके हैं? कौसम बेगम की बात सुनकर मुनव्वर साहब गुस्से से बोले, मैंने कहा था पर वो चाहती थी मैं एक दफ़ा आपसे और सुमैया से बात कर लूँ। वो भी पसी से बोली। बहन को मना करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अब रिश्ता पक्का हो गया, हम ज़ुबान दे चुके हैं, या अपनी ज़ुबान से फिर जाएं। मैं ये नहीं कह रही, बस एक बार सुमैया से पूछ लें, हो सकता है मिराज से शादी करना चाहे। और क्या ये अच्छा नहीं होगा कि बेटी अपनों में चली जाए? मेरा आज देखा भला लड़का है। मुनव्वर साहब की बात पर वो जल्दी से बोली थी। और लड़के वाले उनका क्या? उन्होंने गुस्सा दबाते पूछा। अगर सुमैया को इस रिश्ते से त्रास ना हुआ तो मैं मासत कर लूँगी उन लोगों से। ठीक है, लेकिन आप सुमैया से पूछ लिएगा, ये ना हो कि वो ये रिश्ता ना करना चाहे और आप नादिया आपा को हाँ कर दें। मुनव्वर साहब ने तनबीह की, जी मैं सही करूँगी। मुनव्वर साहब के राज़ी होने पर उन्होंने शुक्र का सांस लेते हुए इस बात में सर हिलाया। सुबह होते से बॉबी की कॉल आना शुरू हो गई थी, जिससे मिराज बार बार नज़रअंदाज किया जा रहा था, मगर फिर तंग आकर उसने कॉल पिक कर ली। क्या है बॉबी? मिराज ने गुस्सा कर पूछा था। ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर साथ ही बाहर जाने के लिए तैयारी होने लगा। मिराज डार्लिंग, शो शुरू होने वाला है और तुम हो कि अभी तक नहीं पहुंचे हो। हरी अब सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। बॉबी की स्पीकर से अजल भरी आवाज़ उभरी, बस आ रहा हूँ, मगर याद रहे ये शो 1 बजे से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। मिराज ने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा था, आज फिर उसे सुमैया के स्कूल जाना था। वो नहीं चाहते थे कि आज मौका हाथ से निकल जाए। तुम पहले पहुँचो तो सही, मैं जल्दी शो ख़त्म करवा दूंगा। बॉबी ने उसे यकीन दिलाया। ठीक है, मैं फिर आ रहा हूँ। उसने कहकर कॉल कट कर दी थी और अब जल्दी जल्दी शो में जाने की तैयारी करने लगा। 1 के बजाय मिराज को वहाँ 3 बज चुके थे, मगर शो ख़त्म नहीं हुआ था। अभी भी वो बैक स्टेज पर खड़ा सुपर मॉडल सुमन के साथ रैंप पर जाने की तैयारी कर रहा था, जब बॉबी उसके पास चला। मिराज मेरी जान, बस अब तुम्हारी बारी है और इसके बाद ही शो ख़त्म है। बॉबी ने कहते मिराज का कॉलर ठीक करना चाहा, मगर मिराज ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। 3 बज चुके हैं, इतना वक्त बर्बाद हो गया मेरा। अगर मुझे मालूम होता तो इतना काम ख़त्म कर ही आता। तुम्हारी काहली और सुस्ती की वजह से आज हम इतना अहम काम रह गया। मिराज का गमो गुस्से से बुरा हाल था। आज फिर वो सुमैया से नहीं मिल पाया था। ओ मिराज डार्लिंग, जस्ट काम डाउन। बॉबी ने उसका गुस्सा ठंडा करना चाहा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मिराज कहकर सुमन की कमर में हाथ डाले रैंप की जाने बढ़ गया। उसका नाम पुकारा जा रहा था। सारे नफूस इस हसीन जोड़े को देखने के लिए बेकरार बैठे थे कि तभी उनके रैंप पर कदम रखते ही तालियों का शोर गूंज उठा था। सुमन हाथ हिलाते हुए सबको मुस्कुराकर देख रही थी। मिराज उसकी कमर में हाथ डाले अपने सपाट मगरूर चेहरे के साथ आगे बढ़ रहा था कि तभी सुमन ने रुककर मिराज के गाल पर बोसा दिया। हॉल में शोर मजीद बढ़ गया था। आगे बैठे कुछ लोगों ने होटिंग भी शुरू कर दी। मिराज अपने नगावारी को दबाते हुए एक नज़र सुमन को देखा और फिर ऑडियंस की तरफ देखकर बेदिली से मुस्कुरा दिया। ये क्या फजूल हरकत थी? मेकअप रूम में आकर मिराज गुस्से से सुमन पर चिल्लाया, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बस किसी तो किया है, इट्स नॉट अ बिग डील। वो भी अपने गुस्से को दबाते हुए उसे समझाते हुए बोली थी। मिराज का चिल्लाना उसे एक आंख नहीं भाया था। मुझे इस तरह की घटिया हरकतें नहीं पसंद। यही सब करना है तो अपने जैसे किसी मॉडल के साथ रैंप पर जाया करो। वो कहकर रूम से बाहर निकला ही था कि सामने से बॉबी आता दिखाई दिया। मैं जा रहा हूँ बॉबी, और हाँ, आज के बाद इस तरह की मॉडल्स को मेरा पार्टनर मत बनाना। तुम जानते हो मुझे ये सब पसंद नहीं। मिराज उसके पास आने पर बोला, खामोन मिराज, इस तरह से रेटिंग बढ़ती है। अब देखना इस मंजर को बार बार टीवी चैनल्स पर दिखाया जाएगा। फेसबुक, ट्विटर, हर जगह तुम्हारे सुमन की चर्चे होंगे। बॉबी हंसते हुए बोला। मिराज नागवारी से उसे देखकर बाहर की जाने पड़ गया। जानते थे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर इतना वक्त भी नहीं था कि वो उसे समझाने में गुजार देता। उसे अभी को कौसम खाले के घर भी जाना था। घंटा पहले ही स्कूल से घर वापस आई थी। इस वक्त घर पर रुस्का और कासिम बेगम के सिवा कोई ना था। खाना वगैरह खाने के बाद वो आराम की गर्ज से थोड़ी देर के लिए लेटी ही थी कि कौसम बेगम उसके पास चली आई। सुमैया, मुझे तुमसे बात करनी। वो उसके पास पलंग पर बैठते हुए बोली थी। अभी क्या बात है? मैं बहुत थक गई हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे वापस जाना है दूसरी शिफ्ट के लिए। सुमैया जमाई रोकते हुए बोली थी। ये नहूसत बाद में फैलाना, पहले मेरी बात सुनो। कौसम बेगम ने डपटा, जिस पर वो मुंह बनाते हुए उठ बैठी थी। जी बोलें। वो तुम्हारी खाला ने तुम्हारे लिए महराज का रिश्ता भेजा है। वो चाहती है कि तुम्हारी और महराज की शादी हो जाए। तुम क्या कहती हो? वो कहकर खामोश हो गई। सुमैया आंखों में हैरत लिए उन्हें देख रही थी कि अचानक उसकी आंखों में संजीदगी उतर आई थी। क्या हुआ? कौसम बेगम ने उसे खामोश देखकर पूछा। आप खाला से कह दें हमें ये रिश्ता कबूल नहीं। वो
बेतासुर चेहरे से बोली, मगर कौसम बेगम के चेहरे पर हैरानगी और भरी परेशानी छा गई थी। गाड़ी सीधा इस दरमियानी तबके के घर के सामने जा रुकी थी। मेराज ने गाड़ी का शीशा नीचे कर कर एक नज़र इस घर पर डाली, फिर गाड़ी से बाहर निकलकर इस मोहल्ले को देखने लगा। ढलती धूप और मोहल्ले में छाए सन्नाटा। आसपास चंद ही लोग थे, अपने चबूतरे पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मेराज एक नज़र उन पर डालकर घर की जाने बढ़ा ही था कि तभी एक लड़के की आवाज़ उसके कानों से टकराई, जो काफ़ी दूर बैठे अपने दोस्त से बातें कर रहा था, मगर आवाज़ इतनी ऊंची थी कि मेराज के कानों तक बासानी पहुंच गई। ये मेराज चौधरी है ना? हाँ यार, ये मुनव्वर अंकल का रिश्तेदार है। मैं बचपन से इसे आते देखता रहा हूँ, बस अब जब से मशहूर हो गया है यहाँ आना कम कर दिया है। उस लड़के की बात पर उसका दोस्त बोला, लेकिन अब मेराज उन्हें क्या बताता कि उसका बिजी शेड्यूल ही उसे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं देता था। वो आगे बढ़ने लगा कि उन लड़कों की बातों पर अब की बार उसके कदम वहीं जम गए थे। वैसे है बहुत हैंडसम, कितना भी हैंडसम आके जाएगा तो जहन्नुम में। देखा नहीं कैसे लड़कियों के साथ चिपक चिपक कर मॉडलिंग करता है, कहते साथ ही वो हंस पड़े थे। मेराज ने तिरछी नज़रों से उन्हें देखा था, जो देखते ही उसे आवारा लग रहे थे। इंसान खुद कितने पानी में कभी नहीं देखता, मगर अगले को जहन्नुम तक पहुँचाता है। वो सर से टककर घर में दाखिल हो गया। सहन में सन्नाटा छाया हुआ था। वो सहन पार करता पहले कमरे की तरफ पहुंचा ही था कि अंदर से उसे बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। अब खाला से कह दें, हमें ये रिश्ता कबूल नहीं। वो अच्छे से पहचानता था इस आवाज़ को, इस सुमैया ही थी। क्या पर क्यों, क्या बुराई है मेराज में? अब की कौसम बेगम की आवाज़ उसके कानों से टकराई। कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है। मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती हूँ जो हमारी तरह हो, सीधा साधा। मैं ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो हमारी तरह हो, सीधा साधा। भले किराने की दुकान पर हो, कमाई तो हलाल हो। सुमैया की झुंझुलाई हुई आवाज़ आई थी, क्या मतलब है तेरा? वो क्या हराम कमाता है? मेराज को कौसम बेगम की आवाज़ में सख्ती महसूस हुई। उसे समझना है कि अंदर जाए या नहीं से लौट जाए। मुझे नहीं पता, लेकिन इतना सिर्फ जानती हूँ कि शोबिस में काम करने वाले का किरदार साफ हो भी तो भी साफ नहीं रहता। आए दिन कोई नया स्कैंडल, नए चर्चे, क्या सारी ज़िंदगी यही सब देखते देखते और बर्दाश्त करते हुए गुजार दूँ? मेराज को यकीन ना आया, ये सब सुमैया कह रही थी। इसकी सुमैया, वो वहीं से वहीं वापस पलट के सब सुनना उसके लिए बहुत मुश्किल था, जबकि कौसम बेगम अभी भी उससे हैरानी से सवाल कर रही थी। कहना क्या चाहती हो तुम? मेराज का किरदार ख़राब है? उनके सवाल पर सुमैया ने तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकाला। कौसम बेगम भूमि पीछे उसे देख रही थी कि तभी सुमैया ने मेराज के गाल पर बोसा देती सुमन की तस्वीर उनके सामने कर दिए देखी। और ये नहीं, कमेंट्स पढ़े, लोगों ने कैसे उनकी बेहयाई पर फितवे जारी किए हैं। ऐसे इंसान से शादी कराना चाहती हैं आप मेरी? सुमैया के चेहरे पर नकावारी थी, जबकि कौसम बेगम हैरत से इस तस्वीर को देख रही थी जिसमें मेराज का हाथ इस लड़की की बरहना कमर पर था और वह लड़की मुस्कुराकर उसके गाल पर बोसा दे रही थी। मोबाइल उसे पकड़ाकर खामोशी से उठ खड़ी हुई थी और कमरे से बाहर निकल गई। सुमैया वहीं बैठी उन्हें जाते देखती रही, फिर अचानक मोबाइल उठाकर ज़मीन पर दे मारा। वो बचपन से ही गुस्से की तेज़ थी, जिसमें अक्सर अपना ही नुकसान कर जाती। वो सफ़ेद चेहरा लिए घर वापस लौटा और अब अपने कमरे में मौजूद काउच पर बैठा मुसलसल आज के बारे में सोच रहा था। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बस किसी तो किया है, इट्स नॉट अ बिग डील, उसे सुमन कहती सुनाई दी। कम ऑन मेराज, इस तरह से रेटिंग बढ़ती है। अब देखना इस मंजर को बार बार टीवी चैनल्स पर दिखाया जाएगा, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह तुम्हारे सुमन के चर्चे होंगे। वह भी हंसते बोला, वैसे है बहुत हैंडसम, कितना भी हैंडसम हो आखिर जाएगा तो जहन्नुम में। देखा नहीं कैसे लड़कियों के साथ चिपक चिपक कर मॉडलिंग करता है? वो लड़के उसके बारे में बातें कर रहे थे। कोई बुराई नहीं, पर मैं ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो हमारी तरह हूँ, सीधा साधा, भले करियाने की दुकान पर हो, कमाई तो हलाल हो। सुमैया की झुंझुलाई हुई आवाज़ आई, मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ इतना जानती हूँ शोबिस में काम करने वाले का किरदार साफ हो भी तो भी साफ नहीं रहता। आए दिन को नया स्कैंडल, नए चर्चे, के सारी ज़िंदगी यही सब देखते देखते और बर्दाश्त करते गुजार दूँ। मेराज अपना माथा मसला और उठकर बालकनी में खड़ा हुआ। एक बार तो मुझसे कहती तो मैं सब कुछ छोड़ देता तुम्हारे लिए। उसने आसमान की तरफ देखकर गहरा सांस लिया। तुम्हारी बेरुखी की वजह ये थी, ये शोबिस की दुनिया में समझ ही न सका। वो सब सुमैया के खींचे खींचे रवैये की वजह समझ आ रही थी। उसकी हर एक बात याद आ रही थी। मैं सब छोड़ दूंगा सुमैया, जैसा तुम चाहोगी वैसा बन जाऊंगा, फिर तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। खुद से बड़बड़ाता वो वापस कमरे में चला आया। गाड़ी की चाबी उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। अगली सुबह वो जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल के लिए रवाना हो गए। उसे सुबह उठने में देर हो गई थी और अब स्कूल पहुंचने में भी। आज का दिन ही ख़राब है। वो बड़बड़ाते हुए ऑफिस में दाखिल हुई, फिर अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन करने के बाद क्लास लेने चली गई। एक के बाद एक क्लास और बच्चों के मसले मसाइल उसे थका कर रख दिया। वो छुट्टी के वक्त थकती हारती स्कूल से बाहर निकली, मगर अगले ही लम्हे उसकी सारी थकान सामने खड़े शख्स को देखकर छुमंतर हो गए। मेराज,
वो उसे देखते हुए ज़हरीला बोली, जो आंखों पर ग्लासेस लगाए ब्लैक पैंट शर्ट में गाड़ी से ठीक लगाए खड़ा था। सुमैया धीरे धीरे चलती उसके पास चली आई। आप यहाँ गाड़ी में बैठे, मुझे तुमसे बात करनी है। इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सुमैया माथे पर पलटा उसे देख रही थी, फिर न चाहते हुए भी दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? मेराज को गाड़ी स्टार्ट करते देखकर उसने पूछा, मगर वो कुछ जवाब दिए बगैर गाड़ी आगे भगा ले गया। बॉबी, ये महराज के साथ क्या मसला है? अब तो हर दूसरे दिन गायब होता है, आज फिर नहीं आया। सिद्रा बॉबी के पास आकर बोली, जो आईने में खुद को देखता अपने बाल संवारने में लगा हुआ था। बॉबी को क्या पता, सुबह से कॉल कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा। वो आईने में से सिद्रा को देखते बोला, जो उसके पीछे मुंह फुलाए खड़ी थी। बॉबी, उसने अपना गुस्सा दबाना चाहा। तुमने कहा था कि आज वो मेरे साथ होगा, सारे शूट्स उसके मेरे साथ होंगे, और अब वो है ही नहीं। देखो सिद्रा बीबी, अब मैं उसके घर से पकड़ के तो नहीं ला सकता उसे। अब नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? बॉबी ने उसके सामने मुड़कर बेनियाजी से शान झुकाए जिस पर वो तिलमिलाई हुई थी। उसके सीने पर हाथ मारकर वहाँ से चली गई। उफ सालिम औरत, हाय मेरा सीना, वो बुड़बुड़ाया और दिल ही दिल में उसे कोसते हुए अपना सीना सहलाने लगा। ये कहाँ ले आए हैं आप मुझे? वो सुनसान सड़क को देखकर बोली थी, जिसके दाएं बाएं झाड़ियों दरख्त मौजूद थे। मुझे तुमसे बात करनी है। मिराज ने कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बाहर निकलकर सुमैया की तरफ आ गया। बाहर निकलो। वो गाड़ी का दरवाज़ा खुलकर बोला, जिस पर सुमैया फ़ौरन निफ़ी में सर हिलाते पीछे खिसक गई थी। नहीं, मैं नहीं आ रही। मैंने कहा बाहर निकलो। महराज ने उसे बाजू से खींचकर बाहर निकाला और साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। कहाँ ले आए हैं आप मुझे? कौन सी जगह है ये? वो इर्द-गिर्द देखते हुए बोली, जहाँ उनके सिवा कोई ना था। एक खौफ सा उसके दिल में पैदा हुआ। क्यों मना किया तुमने इस रिश्ते के लिए? क्या तुम नहीं जानती मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? महराज ने उस नज़रों के हिसाब में लेते हुए पलट कर सवाल किया, जो ब्लैक भाई के साथ आज भी मेहरून हिजाब किए हुए थी, मगर आज उसके चेहरे पर संजीदगी के बजाय खौफ था। तो आपको खाला ने बता दिया, अच्छी बात है। सुमैया सब कुछ भूल कर अब उसे देखने लगी। हाँ बता दिया, तुम्हारे अजीम ख्यालात भी अपने कानों से सुन लिया। बताओ क्या किरदार है मेरा? महराज उसकी आंखों में झांक कर बोला, जो हैरत उसे ही देख रही थी। यानी वो कोसम बेगम और उसके दरमियान बातों को भी जानता था। शायद एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। सुमैया उसने याद दिलाना चाहा। नहीं, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ पसंद करती थी। अगर मोहब्बत होती तो आज आपकी हर बुराई पर हर खामी को नज़रअंदाज करके आपसे शादी कर लेती, पर मुझे आपकी हर बुराई और हर खामी नज़र आती है, जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर पा रही। वो जताते हुए बोली, बुराई, खामी, आखिर तुम्हें मेरे प्रोफेशन से इतनी नफरत क्यों है? अच्छा गई गलत, नहीं तो आप अपनी बहन को मॉडल क्यों बनने की इजाज़त नहीं देते? सुमैया ने सवालिया नज़रों से देखा। मेराज ने अपने होंठ भींच लिए। वो लड़की है सुमैया, और मैं। क्या मर्द अपने गुनाह माफ़ करवा कर इस दुनिया में आते हैं? गुनाह सवाब सिर्फ औरत के लिए नाजिल हुआ है। वो बोल ही रहा था जब सुमैया उसकी बात काटते हुए बोली। महराज उसे देखता रह गया। जवाब दीजिए, खामोश क्यों हो गए? जहाँ तक मेरा नाक़ुस इल्म है, इस्लाम में न मेरा औरत से मुसाफा करना भी हाथों का जना करार दिया है, तो क्या उनकी कमर में हाथ डालना, उनसे बोसे लेना, उनके गले लगकर तस्वीरें बनवाना जना नहीं? सुमैया उससे पूछ ही रही थी, मगर मिराज खामोश ही रहा। सोसाइटी मर्दों को कुछ नहीं कहती, लेकिन अल्लाह के यहाँ गुनाह सवाब दोनों के लिए बराबर है। उसके झुके सर को देखते हुए बोली, लेकिन मिराज के पास कहने को कुछ ना था। आके कहता भी क्या? उसे तो यूँ लग रहा था मानो तब से सहरा में आ खड़ा हुआ हो। जानते तो होंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेपनाह हुस्न से नवाजा था, जिसके बायस अपने चेहरे पर नकाब किए रखते थे, ताकि उनकी वजह से कोई फितने में न मुब्तला हो जाए। लेकिन ये इब्ने आदम अपनी खूबसूरती दुनिया को दिखाकर न जाने कितनों को फितने में मुब्तला करता है। वो रुकी और गहरा सांस लेते हुए खुद को पुरसुकून किया। मैं ये नहीं कहती अब मर्द भी पर्दा करे, मगर खुद को यहाँ भी न करे, क्योंकि ए इब्ने आदम, किरदार चाहे औरत का हो या मर्द का, अगर वो बदकिरदार है तो बदकिरदारी कहलाएगा। सुमैया की आखिरी बात और मिराज ने नज़र उठाकर उसे देखा। जो उससे अपने किरदार के बारे में पूछ रहा था, उसे हर एक बात का जवाब मिल चुका था। अब मुझे घर छोड़ दें, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। मिराज की नज़र खुद पर देखकर वो नज़रें चुराते हुए बोली और गाड़ी की जानिब बढ़ गई। महराज भी खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और फिर तेज़ी से गाड़ी भगा कर ले गया। सारा रास्ता उनको खामोशी से कटा था। महराज सुमैया को उसके घर छोड़कर अब अपने घर चला आया था। अभी वो लॉन्च में दाखिल हुआ ही तक कि इशार के कमरे से नादिर बेगम के डांटने की आवाज़ें आने लगीं। महराज अपने कमरे में जाने के बजाय उधर ही चला आया। क्या हो रहा है यहाँ? वो कमरे में दाखिल होते हुए बोला, जहाँ इशार बेड पर सर झुकाए बैठी थी। नादिर बेगम उसके सर पर खड़ी बातें सुना रही थी। क्या होना है? वही एक ही बात की रट लगा रखी है, मॉडल बनना है। बेशर्म को इतनी भी शर्म नहीं आई, भाई से बहस लगा रही है। अरे ये तो लड़का है। मगर क्या मगर अम्मी, क्या मगर? महराज उनकी बात काटता बोला, जितनी सख्ती और दबाव आप उस पर डाल रही हैं, अगर इसका आधा भी मुझ पर डाल देती हैं, समझा देती, तो आज मेरे साथ ये ना होता। कहते कहते आखिर में महराज का लहजा सख्त हो गया। नादिर बेगम और इशान हैरत से देखने लगी थी। वो कहती है वो मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करेगी, सिर्फ शोबिस की दुनिया से, शोबिस की वजह से। महराज भूल जाओ उसे, मैं तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा अच्छी लड़की को ढूंढ कर लाऊंगी। नादिर बेगम ने उसे ठंडा करना चाहा।
नहीं अम्मी, मेराज ने नफ़ी में सर हिलाया। आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, आपने मेरी तबीयत अच्छी नहीं की, मुझे सही गलत की तलकीन नहीं की। क्यों अम्मी क्यों? बोलते हुए कांच उसकी आंखों से बह गया था। बचपन से जिसे चाहा था आज उसे हमेशा के लिए खो बैठा था। सोसाइटी मर्द को कुछ नहीं कहती सिर्फ इसलिए, लेकिन देखें अल्लाह इंसाफ करता है अम्मी। आज मैं अकेला रह गया। मेराज अपना चेहरा साफ करता तेज़ी से कमरे से निकलता चला गया था। इशाल तल्ख मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए अपनी माँ को देख रही थी, जिनके चेहरे पर मलाल था। आप ही खाना खा लिया, मैं बुला रही हैं, अलीज़ा उसके कमरे में आकर बोली, जिस पर सुमैया ने बेड पर लेटे आंखें बंद किए जवाब दिया, आ रही हूँ, तुम जाओ। वो जब से वापस आई थी तब से मासी के बारे में सोच रही थी। मेराज और वो हमेशा साथ साथ रहा करते थे, मगर हुसैन अंकल के एक्सीडेंट में इंतकाल के बाद सब बदल गया था। मेराज ने घर चलाने के लिए नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी थी, जिस पर उसका एक दोस्त उसे अपने साथ मॉडलिंग के ऑडिशन के लिए ले गया। ऑडिशन में सेलेक्ट होने के बाद से मेराज के घर के हालात बेहतर होने लगे थे। फिर देखते ही देखते वो लोगों में मशहूर होता चला गया। एक दरमियानी तबके के घर से बड़े बंगले में शिफ्ट हो गया और तब से ही सुमैया ने उसे तकरीबन हर ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। उसे दुख हुआ, जो भी था जैसे भी था उसका कज़न था। अगर फिर मेरे तो माफ़ी मांग लूँगी, उसने सोचा। फिर उठकर कमरे से बाहर चली आई, जहाँ सब बैठे रात के खाने पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़ मेराज, तुम यहाँ कैसे? मेराज इस वक्त नाइट क्लब में मौजूद था, जहाँ हर को बेहयाई को परवान चढ़ा रहा था। नाश्तेगार थे बरहना जिस्म, किसी को भी होश ना था। वो इस वक्त काउंटर के सामने बैठा था जब अचानक सिद्रा की नज़र उस पर पड़ी। वो सीधा उसके पास चली आई। क्या हुआ, इतने खामोश क्यों हो, और आज तुम स्टूडियो भी नहीं आए? वो उसके मुतवज्जा ना होने पर फिर बोली कि तभी वेटर ने वाइन के साथ ग्लास लाकर मेराज के सामने रख दिया, जिस पर मेराज ने वाइन को ग्लास में निकाल कर फ़ौरन ही पीना शुरू कर दिया। सिद्रा हैरत से उसे देख रही थी। वो तो कभी क्लब नहीं आया था और अब उसके सामने बैठे शराब पी रहा था। एक के बाद एक ग्लास मेराज चढ़ाता गया। सिद्रा वहीं उसके साथ बैठी उसे देखती रही। मेराज, बस तुम बहुत पी चुके, अब चलो कुछ आराम कर लो, सिद्रा ने कहते हुए उसके हाथ से ग्लास लेकर रखा था। वो सबका आदी नहीं था, इसलिए पूरी तरह से अपने होश खो बैठा। चलो उठो, उसने हाथ पकड़कर उठाना चाहा, मगर मेराज ने फ़ौरन नीचे रख दिया। हाथ नहीं लगाओ, मुझे गुनाह है, वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी, उसने बोलते हुए अपना सर काउंटर पर रख दिया। कौन नाराज़ होगा? सिद्रा ने उसकी तरफ झुककर पूछा, जिस पर वो धीरे से बोला, सुमैया। और ये नाम ही सिद्रा को बहुत कुछ समझा गया था। उसने वेटर को बुलाकर कुछ कहा, जिस पर वो इस बात में सर हिला था, वहाँ से चला गया। वेटर के जाते ही सिद्रा ने आपकी ज़बरदस्ती मेराज को उठाकर उसका बाजू अपने कंधे पर रखा। मेराज बिल्कुल होश हवास खो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो बस सिद्रा के सहारे चलने लगा। जब मुश्किल क्लब की सीढ़ियाँ चढ़ती उसे ऊपर बने कमरों की जानिब ले आई। हो गया, उसने वेटर से पूछा, जो सिद्रा के कहने पर चाबी ले कमरे का दरवाज़ा खोलने चला आया था। जी, वेटर ने इस बात पर सर हिला दिया। ठीक है, चाबी दो और जाओ यहाँ से। सिद्रा ने चाबी झपटने के अंदाज में ली और मेराज को लिए अंदर कमरे में चली आई। अरे पूरे कमरे में इस वक्त सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। उसने आगे बढ़ के मेराज को बेड पर बिठाया, मगर वो इतना नशे में था कि बेड पर ही गिर गया। सिद्रा उसे छोड़कर फ़ौरन दरवाजे की जानिब मुड़ी और दरवाजे को लॉक लगाकर वापस मेराज के पास चली आई, जो धीरे धीरे कुछ बुड़बुड़ा रहा था। सॉरी मेराज डार्लिंग, अब तुम्हें हासिल करने का ये तरीका है तो यही सही। शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो बोली, और फिर एक करके मेराज की शर्ट के बटन खोलने लगी। चिड़ियों की चहचहाहट ने नई सुबह को सलाम किया, साथ ही ठंडी ठंडी हवा ने दरख्तों को ताज़ा दम कर दिया था। कराची का मौसम बाकी दिनों के मुकाबले में आज काफ़ी कुछ खुशगवार सा था। ऐसे में क्लब के इस ऊपरी कमरे की खिड़की से चंद से आती धूप सीधा मेराज के मुंह पर पड़ी, जो उसको नींद से बेदार करने के लिए काफ़ी थी। मेराज ने धूप से बचने के लिए आंखों पर हाथ रखा था, साथ ही कमरे का जायज़ा लेने लगा। अनजान कमरा से कुछ समझ ना आया, मगर जैसे उसकी नज़र अपने दाएं जाने पहलू में सोई हुई सिद्रा पर पड़ी, वो करंट खाकर उठ बैठा था। ये यहाँ क्या? सिद्रा का बरहना वजूद उसे खौफ में मुबतला कर रहा था। उसने एक नज़र खुद पर डाली, मेरी शर्ट। मेराज ने कमरे में नज़र दौड़ाई। बेड के करीब ही उसकी शर्ट सिद्रा के कपड़ों के साथ पड़ी थी। वो तेज़ी से उठा और अपनी शर्ट को पहनता बगैर सिद्रा की परवाह किए तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। खौफ के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे, दिमाग माउफ हो रहा था। वो क्लब से बाहर निकला और माउफ दिमाग के साथ गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठता गाड़ी को भगा ले गया। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों है? सुमैया ने नाश्ता करते हुए कौसम बेगम से पूछा, जिनके चेहरे पर परेशानी के साथ साफ वाज़ेह थे। इस वक्त घर में कौसम बेगम के साथ सुमैया और अलीज़ा ही मौजूद थे, जबकि उमर स्कूल और मुनव्वर साहब दुकान पर जा चुके थे। तुम्हारी खाला नाराज़ है मेराज के रिश्ते को मना करने की वजह से, वो अफसरदगी से बोली। आप फिक्र नहीं करें अम्मी, देखिएगा आप ही की शादी का कार्ड उन्हें देने जाएंगी ना, तो उन्होंने फ़ौरन ही राज़ी हो जाना है। आपकी सुमैया की जगह अलीज़ा बोली। हाँ अम्मी, अलीज़ा ठीक बोल रही है,
खाला मान जाएंगे, आप परेशान ना हो, सुमैया ने तसल्ली दी, पर साथ ही उसे खुद भी दुख हुआ था। अगर मेराज इस प्रोफेशन को ना चुनता तो कभी वो किसी और से शादी करने का ना सोचती। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, और बाबा दुकान से आए तो उन्हें बता दिएगा मैं स्कूल चली गई थी। सुमैया बैग उठाते हुए बोली। उन दोनों को सलाम करके स्कूल के लिए रवाना हो गई। नादिया बेगम परेशानी से लाउंज में चक्कर काट रही थी। मेराज जब से घर से गया था उसके बाद वापस नहीं लौटा। सारी रात भी उनकी बेचैनी से गुजरी थी। वो कभी घड़ी की तरफ देखती तो कभी दरवाजे की तरफ, मगर मेराज अभी तक कुछ पता ना चला। क्या हुआ अम्मी, अभी तक भाई नहीं आए? इशाल सारी नाराज़गी एक तरफ रखकर उनके पास चली आई। पता नहीं कहाँ चले गया है, सुबह हो गई है पर अभी तक उसकी कोई खबर नहीं। वो परेशानी से बोली। अच्छा आप परेशान ना हो, आ जाएंगे भाई, आप यहाँ बैठे वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। इशाल ने उन्हें शानों से पकड़कर सोफे पर बिठाया कि तभी गाड़ी की आवाज़ बाहर से सुनाई दी। मेराज। वो फ़ौरन उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी जहाँ से मेराज तेज़ तेज़ चलता हुआ अंदर आ रहा था। मेराज कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। नादिया बेगम उसके पास जाकर बोली थी, मगर वो बगैर कोई जवाब दे अपने कमरे की जाने पड़ गया था। अम्मी परेशान ना हो, अभी वो गुस्सा हैं, ठीक हो जाएंगे, बस अब वो आ गए हैं, आप भी जाकर कमरे में आराम करें। इशारा निशानों से थाम कर समझाते हुए बोली, जिस पर वो उस बात में सर हिलाती अपने कमरे की तरफ चल दी। ये मैंने क्या कर दिया? मैं ऐसा गुनाह कैसे कर सकता हूँ? ये मुझसे क्या हो गया? वो कमरे में आकर सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ा था। शॉवर के नीचे खड़े होकर वो अपने ऊपर पानी बहा रहा था, साथ साथ आंसू भी। शोबिस में काम करने वाले का किरदार साफ हो भी तो भी साफ नहीं रहता। उसे सुमैया की कही बात याद आने लगी। सही कहा था सुमैया ने, क्या किरदार है क्या मेरा, क्या बचा मेरे पास? सब कुछ खत्म हो गया, हर भरम टूट गया। अब क्या मुँह दिखाऊंगा मैं सुमैया को? कुछ नहीं रहा मेरे पास, कुछ नहीं। मेराज ने खुद से कहते अपने हाथों को रगड़ा। शॉवर से बरसता पानी उसके जिस्म पर तेज़ी से पड़ रहा था। वो अपने ऊपर से गलाजत को हटा देना चाहता था। ये सब इस शराब की वजह से हुआ, इस शोबिस की वजह से हुआ। आंसू तेज़ी से उसके चेहरे को भिगो रहे थे और उसने बेबसी से अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मैं ये सब खत्म कर दूंगा, कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी इस दुनिया में नहीं जाऊंगा। बस तुम मुझे माफ़ कर दो, बस तू मुझे माफ़ कर दे। मेराज गिड़गिड़ाता हुआ वहीं घुटनों के बल बैठ गया। आज उसे उस दुनिया से घिन आ रही थी जो कभी ख्वाबों का जहां लगती थी। आज उसे खुद से घिन आ रही थी जिसे आईने में देखते कभी आंख नहीं थकती थी। जमाल हुस्न तो एक यूसुफ का था, तू तो बस मिट्टी का एक डाला है। ए इब्ने आदम, तो ये कुछ खूबसूरती का तुझे नशा है जिसे नाज था कभी अपनी जवानी पर, आज वो मिट्टी में मिला है। ए इब्ने आदम, फिर ये किस जिगर पे तू चल पड़ा है। ब्राइडल वेक शो शुरू हो चुका था। बॉबी इस वक्त मॉडल्स के ड्रेसेस सिलेक्ट कर रहा था जब शाहिद साहब उसके पास चले आए। क्या बात है बॉबी, आजकल बड़े मसरूफ़ हो? वो इस रूम में मौजूद सोफे पर बैठते हुए बोले थे। बॉबी ने अपने साथ खड़े लड़के को जाने का इशारा किया, जो उसके एक इशारे पर सारे ड्रेसेस दिए वहाँ से फ़ौरन निकल गया। शाहिद डार्लिंग, बस तुम्हें तो पता है ब्राइडल वीक शुरू हो गया है, इसलिए ही ज़ोरों शोर से तैयारी जारी है। वैसे तुम सुनाओ कैसे आना हुआ? बॉबी भी उसके पास ही जा बैठा। मुझे असल में मेहराज से काम था, हमदानी साहब उसे अपनी फ़िल्म के लिए साइन करना चाहते हैं, इसीलिए वो जाते हैं। मैं मेहराज से बात करूँ? उन्होंने अपनी आमद की वजह बताई। ओह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पूरा यकीन है तुम मेहराज इस ऑफ़र को ज़रूर कबूल करेगा। वो मुस्कुरा कर बोला। उम्मीद तो मुझे भी है, लेकिन उस मगरूर इंसान से उम्मीद लगाना अक्सर महंगा पड़ जाता है। शाहिद साहब की बात पर अपनी दोनों कहकर लगाकर हंस पड़े कि तभी रूम का दरवाज़ा खोलकर मेहराज अंदर दाखिल हुआ। अरे आओ मेहराज। शाहिद साहब उसे देखकर मुस्कुराते हुए खड़े हुए, जबकि मेराज का तासुर संजीदा थे। अभी मैं और शाहिद साहब तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे, बॉबी कहता हुआ मेराज के पास जा खड़ा हुआ। पता है मेराज हमदानी साहब, तुम्हें अपनी फिल्म में साइन मैं अब और तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। बॉबी बोल ही रहा था जब मेराज उसकी बात काटता हुआ तेज़ी से बोले। क्या मतलब? बॉबी ने नसमझी से पूछा। मैं शोबिस की दुनिया से खुद को दस्तबरदार कर रहा हूँ, मैं अब और इसका हिस्सा नहीं रहना चाहता। मेराज एक एक लफ्ज़ से जोर देता हुआ बोला। बॉबी और शाहिद साहब हैरत से उसे देख रहे थे। व्हाट, ये क्या कह रहे हो मेराज डार्लिंग? अभी तो तुम्हें और आगे जाना है, नाम कमाना है, तुम अभी से पीछे हट रहे हो। बॉबी ने उसे समझाना चाहा, जिसमें शाहिद साहब ने भी उसका साथ दिया। बॉबी बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तुम हमदानी साहब की ऑफ़र कबूल कर लो, फिर देखना तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। मैंने कहा ना, मैं अब और इस सब का हिस्सा नहीं बनकर रहना चाहता। ये रहा तुम्हारा चेक जो तुमने मुझे शो के लिए दिया था। एक भारी रकम का चेक बॉबी के मुंह पर मारता वो वहाँ से तेज़ी से निकल गया। शाहिद साहब हैरत से उसे ज़्यादा देख रहे थे, जबकि बॉबी आंखें फाड़े उस चेक को देख रहा था, जिस पर मेहराज को दी गई रकम से दुगना ज़्यादा रकम दर्ज थी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। मेराज इस दौरान काफ़ी बदल चुका। अपना नंबर, मोबाइल, ट्विटर अकाउंट, वो सब कुछ बंद कर चुका। उसका सारा वक्त अपने कमरे में गुजरता या फिर मस्जिद में। इधर विशाल जहाँ खुश थी कि भाई ने वो सब छोड़ दिया, वहीं मेराज को खामोश अपने कमरे में बंद देखकर उसका दिल दुखता था। नादिया बेगम भी मेराज के लिए अलग परेशान थी।
वो मिराज को पहले जैसा देखना चाहती थी, जो शायद अब बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ सुमैया की शादी के हंगामे उरूज पर थे। कौसम बेगम ने बहुत कोशिश की थी नादिया बेगम को मनाने की, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। मिराज में बदलाव की वजह वो सुमैया की शादी को ही समझ रही थी, जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी इस शादी में शरीक होने से इनकार कर चुकी। मायूं का फंक्शन हो चुका था, जिसमें ना तो नादिया बेगम शरीक हुई थी और ना इशाल। अम्मी क्या आज भी खाना नहीं आएंगे? अलीज़ा और कौसम बेगम इस वक्त कमरे में मौजूद शादी के जोड़ों को तरतीब से रख रही थीं। जब अलीज़ा ने उनसे सवाल किया, मालूम नहीं, हालांकि उन्होंने खुद कहा था सुमैया और तुम्हारे बाबा नहीं माने तो वो मिराज को समझा देंगी, मगर वो तो खुद ही नाराज़ हो गई। वो अफसरदगी से बोली, ओ अब आप उदास ना हो, या आंसू आज रात के लिए संभाल कर रखें, जब आप ही रुखसत होंगी। वो उनका मोटी करने के लिए बोली। सबकी कौसम बेगम बेटी की जुदाई का सोचकर और रो पड़ी थी। उफ, मैं आपको चुप होने का बोल रही हूँ और आप है कि और रोना शुरू हो गई हैं। तो क्या करूं, बेटी की जुदाई का सोचकर आंसू निकल ही आते हैं। कौसम बेगम ने कहते हुए अपने दुपट्टे से चेहरा साफ किया। चल तो इन कपड़ों को समेट, मैं सुमैया को फ़ोन करती हूँ पार्लर पहुँचकर कि नहीं। कौसम बेगम उसको हदायत देकर सुमैया को फ़ोन करने चली गई। हाय अम्मी, भाई ना सब काम मुझ पर डाल दिया। अलीज़ा ने बेचारी से शक्ल बनाकर इन कपड़ों को देखा, फिर एक एक कर समेटना शुरू कर दिए। मेकअप रूम में इस वक्त गहमा-गहमी छाई हुई थी। सिद्रा चेयर पर बैठी मेकअप करवा रही थी जब बॉबी उसके पास चला आया। बॉबी, तो महराज को वापस क्यों नहीं बुला लेते? वो उसे देखते हुए बोली। सिद्रा महराज से राब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, मगर महराज ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था कि कोई उससे राब्ता करता। बॉबी फालतू नहीं रहता जो हर किसी के पीछे भागता रहे। अब वो ये काम नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूं? वो हमदानी काफी को भी रात मार कर चला गया। बॉबी मुंह बनाकर बोला, तुम उसके घर क्यों नहीं चली जाती? उसने मशवरा दिया, नहीं भाई, उसकी माँ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तौबा, कितनी जाहिल औरत है। पिछली मुलाकात को सोचते सिद्रा ने झुरझुरी ली थी। अच्छा चलो जल्दी करो, थोड़ी देर में तुम्हें रैंप पर जाना है। बॉबी के घर वहां से चला गया, जबकि सिद्रा सोच में पड़ गई, इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगी महराज। अम्मी, क्या हम आज भी कौसम खाले के घर नहीं जाएंगे? आज तो सुमैया आपी की बारात है, कितना बुरा लगेगा उन्हें। इशाल नादिया बेगम के कमरे में दाखिल होकर बोली। इस वक्त नादिया बेगम असर की नमाज पढ़ के दुआ मांग रही थी। और तुम्हारे भाई को कितना बुरा लगेगा जब हम उसे यहाँ अकेला छोड़कर सुमैया की शादी में जाएंगे। तुम्हें पता तो है, बचपन से वो दोनों साथ पले बड़े हैं, एक दूसरे को पसंद करते थे। अब सुमैया की कहीं और शादी। नादिया बेगम ने कहते हुए जायनमाज उठाकर उसकी जगह पर रखी कि तभी उनकी नज़र दरवाजे पर खड़े महराज पर पड़ी। आप मेरी फिक्र मत करें, जाए शादी में, वरना खाला को अच्छा नहीं लगेगा, उनके घर की पहली शादी है। वो अंदर आता हुआ बोला। इशाल ने दुख से अपने भाई को देखा। वो कितना बदल गया था, जिसे कभी दाढ़ी पसंद नहीं थी, अब वो उसे चेहरे पर सजाए घूम रहा था। पर भाई आप, मैं ठीक हूँ इशाल, मुझे कुछ काम है, वरना मैं भी आप लोगों के साथ चलता। महराज उसकी बात काटता हुआ बोला, जबकि वो दोनों जानती थी काम तो सिर्फ बहाना है। ठीक है, तुम कहते हो तो चले जाते हैं। नादिया बेगम ने कहते हुए उसके माथे पर बोसा दिया, जिससे महराज धीरे से मुस्कुरा दिया। मैं कमरे में जा रहा हूँ, आप लोग जाने की तैयारी कर लें। वो कहकर फौरन वहाँ से निकलता अपने कमरे के जाने पर गया। भाई, अब भी सुमैया आप ही को नहीं भूले ना? इशाल माँ की तरफ देखकर बोली, जो महराज को जाते देख रही थी। वो उसे कभी भूलेगा भी नहीं। नादिया बेगम गहरी सांस लेकर बोली थी। वो माँ थी, बेटी की रग रग से कैसे वाकिफ ना होती। वो कमरे को अंदर से लॉक करके बालकनी में चला आया था। वहाँ रखी कुर्सी पर बैठकर वो ढलते सूरज को देखते हुए सुमैया को सोचने लगा, तो आज मिलाकर तुम किसी और की हो जाओगी। महराज ने सरदा भरी थी। कितना तकलीफदार था अपनी मोहब्बत को खोने का दुख। सिमी, तुम इस पप्पू के साथ क्यों खेल रही थी? तुम बस मेरी दोस्त हो, मेरे साथ खेला करो। उसे बचपन में कहीं बात याद आई थी। अब सरदा सी मुस्कुराहट उसके मुंह को छू गई। तुम अब मेरी नहीं रही, तुम अब किसी और की दोस्त बन जाओ तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। एक आंसू उसकी आंख से बहता हुआ उसकी दाढ़ी में जज्ब हो गया। हाथ से बनकर कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जिस बात को तब्दील नहीं कर सकता। दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता तो सरहदों में तकसीम नहीं हो सकता। तो किसी और की रातों का हसीन चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तो है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, तो किसी भी राह से गुजरे, मेरी मंजिल तो है। हॉल को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। मुख्तलिफ फूलों से सजा स्टेज बहुत खूबसूरत लग रहा था। धीमी आवाज़ में बजता म्यूज़िक माहौल को मज़ीद खुशगवार बना रहा था। मेहमान भी आना जाना शुरू हो चुके थे। कौसम बेगम दरवाजे पर खड़ी मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। बार बार दरवाजे के बाहर भी एक नज़र डाल लेती, उस उम्मीद में शायद नादिया बेगम आ जाएं। अम्मी, आप ही आपको बुला रही हैं। पिंक लहंगा जेबतन के लीजे कौसम बेगम के पास आकर बोली। उन्होंने एक नज़र उसे देखा। आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। कौसम बेगम धीरे दिल में इसकी बलाएं उतारने लगी। अच्छा तो यहाँ रुक, मैं आती हूँ। वो कहकर ब्राइडल रूम की तरफ जाने ही लगी थी जब एकदम अलीज़ा बोली, इशाल आपी, अम्मी इशाल आपी। कौसम बेगम ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ से इशाल नादिया बेगम मुस्कुराते हुए आ रहे थे। आपा। वो नमा को सुन की जानी पड़ी, साथ ही उनके गले लगकर रोना भी शुरू कर दिया था। बस बस, ये आंसू बेटी की रुखसती के लिए संभाल कर रखो। नादिया बेगम ने बहन के आंसू साफ किए। खाला सुमैया आपी कहाँ है? इशाल को कौसम बेगम से मिलते हुए बोली। आप ही सुमैया आप ही ब्राइडल रूम में है, आ जाएं आपको लेकर चलूं? कौसम बेगम के बजाय अलीज़ा ने जवाब दिया। साथ ही इशाल का हाथ पकड़कर वो उसे ब्राइडल रूम की जानिब ले गई थी, जहाँ सुमैया अपनी छोटी उम्र को चुप करवाने में लगी हुई थी। बहन की जुदाई का सुनकर उसके आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। आप नहीं जाओ ना, आप चली जाओगी तो फिर उस अलीज़े से चुड़ैल से मुझे कौन बचाएगा? वो रोते हुए बोलते सुमैया को और भी प्यारा लगा जब उसके दरवाजे पर इशाल के साथ खड़ी अलीज़ा को जहर किसे बोला चुड़ैल?
वो उसे घूरते हुए आगे बढ़ी, जिस पर सुमैया और इशान अपनी मुस्कुराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। आप भी? और मैं फौरन सुमैया की कुर्सी के पीछे जाकर छुप गया। बाहर निकल, फिर बताती हूँ मैं कौन चुड़ैल। अली से गुस्से से बोली। अली से तुम भी हद करती हो, बच्चा है वो। सुमैया ने उसे टपटा, फिर इशाल की तरफ मुतवज्जा हुई। कैसी हो इशाल? ठीक हो, आप कैसी हैं? इशाल सुमैया को देखते हुए पूछने लगी। जुलाल और उसी जोड़े में बेहद हसीन लग रही थी। काश आप भाई के रिश्ते को इनकार न करती तो आज आपका ये रूप उनके लिए होता। वो सोचने लगे कि तभी सुमैया की आवाज़ पर चौंकी। कहाँ गुम हो गई? कहीं नहीं, वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हैं। इशाल मुस्कुरा कर बोली। सुमैया भी मुस्कुरा दी। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। वो कहकर खामोश हो गई कि तभी बाहर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। ये क्या हो रहा है? सुमैया ने दरवाजे से बाहर देखना चाहा पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। आप यहीं रहे, मैं देखती हूँ। उमर तुम आप ही के साथ रहो, अली से कहकर बाहर की तरफ बढ़ी। मैं भी आती हूँ। शाम उसके साथ ही चलती। वो कमरे में लेटा बेचैनी से करवटें बदल रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो थक हार कर उठ बैठा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? आखिर उस वक्त क्या हुआ था? क्या वाकई में? और इसी तरह नहीं। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं कैसे इस गुनाह का मर्तकब हो गया। मैं इतना गंदा हो चुका हूँ कि हाथ उठाकर अपनी सुमैया को भी मांगना चाहूँ तो नहीं मांग सकता। मेराज ने अपने हाथों को उठाकर चेहरे के सामने किया। पर ये उम्मीद नहीं टूटती जो तुझसे बंधी है। मुझे आज भी अब भी उम्मीद है कि वो मेरी हो जाएगी, जबकि अब तक तो वहाँ उसका निकाह भी हो चुका होगा और शाहरुख से भी। बोलते बोलते मेराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चेहरे पर हाथ फेरते हुए आंसुओं को साफ किया कि अचानक साइड टेबल पर रखा उसका फ़ोन बज उठा। मेराज ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। इशाल की कॉल। उसने फ़ौरन रिसीव की। हेलो भाई, आप जल्दी आ जाएं, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। कॉल रिसीव करते इशाल की घबराई हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई। क्या हुआ है, कुछ बताओ तो। मेराज कहता हुआ फ़ौरन बेड से उतरा। आप हॉल पहुँचे, जल्दी सब पता चल जाएगा। इशाल ने कॉल कट कर दी थी। मेराज फ़ौरन मोबाइल जेब में रखा और कपड़े बदलकर ड्रेसिंग टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता तेज़ी से घर से बाहर निकल गया। बहन, इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है? मुनव्वर साहब, खदीजा बेगम दूल्हे की फुप्पो से बोले, जो गुस्से में भरी खड़ी थी। हॉल में मुझे तमाम नफूस तमाशे बने हुए थे। वहीं कौसम बेगम का भी रो रो कर बुरा हाल था। नादिया बेगम कब से उन्हें चुप करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर बेटी का सोचकर उनके रोने में मजीद शिद्दत आ जाती। इधर अलीजा और इशान मुनव्वर साहब के साथ खड़ी थी। वो बेटियां थीं, मगर इस वक्त बेटियों की तरह मुनव्वर साहब का बाजू बनकर उनके साथ आ खड़ी हुई थी। अरे सब इसी की वजह से तो हुआ है। अभी उसने कदम घर में रखा भी नहीं और मेरे बेटे बहू का एक्सीडेंट हो गया। खदीजा बेगम चिल्लाते हुए बोली। बहन, बीवी का नसीब निकाह के बाद उसके शौहर से जुड़ता है, पूरे खानदान से नहीं। और अभी तो हमारी बेटी का आपके भतीजे से निकाह भी नहीं हुआ, फिर आप क्यों उसको इस सब का जिम्मेदार ठहरा रही हैं? अब की नादिया बेगम बोली, जो कब से सास की बकवास बर्दाश्त कर रही थी। यही तो बोलूँ, अभी निकाह नहीं हुआ तो इसकी मनूसियत ने अपना रंग दिखा दिया। अगर निकाह हो जाता तो मेरे बेटे अयावर को ही खा जाती। खदीजा बेगम ने फिर जुबान से जहर उगला। बस कर दीजिए खातून, हम आपका लिहाज करें, इसका मतलब ये नहीं जो आपका दिल करेगा आप बोलती जाएंगी। मुनव्वर साहब गुस्से से बोले। कब से वो खदीजा बेगम की बातें सुन रहे थे, जिससे कोई चुप करवाने वाला ही नहीं था। लड़के के माँ बाप इस बहन की हमायती बने खड़े थे। अच्छा हुआ अल्लाह ने निकाह होने से पहले ही आप लोगों का असल दिखा दिया। मैं अपनी बेटी को रुखसत के बगैर वापस ले जाऊंगा, मगर आप जैसे जाहिल छोटी सोच रखने वालों को अपनी बेटी नहीं दूंगा। मुनव्वर साहब की बात पर हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। कौसम बेगम नेफे में सर हिलाती मुनव्वर साहब को देख रही थी। जिसे मुनव्वर साहब को रोकना चाहती हो, वो माँ थी, बेटी की खुशियाँ उजड़ती कहाँ देख सकती थी। अरे अब हम भी इस मनूस को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। चलो शकील, अब यहाँ से बारात ही वापस जाएगी। वो कहते हुए आकर मैं अपने भाई से बोली, बाहर की तरफ चल पड़ी। यावर और उसके माँ बाप भी उनके साथ ही चल दिए। ब्राइडल रूम के दरवाजे पर खड़ी सुमैया अपने दूल्हे को जाता हुआ देख रही थी। उसने चेहरा मुड़कर एक नज़र बाप को देखा, जो निढाल सा खड़ा था। बहुत जब्त के बाद भी एक आंसू उसकी आंख से बह गया। वो सब सुन चुकी थी, सब कुछ। चूँकि आपसे भी हमारी बेटी की शादी में आए, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसकी शादी का खाना खाकर ही यहाँ से जाएँ। मेहमान जो कि करके जाने लगे थे, नादिया बेगम की आवाज़ पर रुककर उन्हें देखने लगे। मुनव्वर साहब और कौसम बेगम भी हैरान थे। मुनव्वर भाई, मैंने अपने बेटे के लिए सुमैया का रिश्ता मांगा था, जो तब तो कुछ वजूहात की वजह से ना हो सका, मगर आज फिर मैं आपसे अपने बेटे के लिए सुमैया का हाथ मांगती हूँ। उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे। नादिया बेगम की बात पर हॉल में दाखिल होते मिराज के कदम वहीं रुक गए। वो बेयकीनी से माँ को देखने लगा। हॉल में मुझे तमाम नफूस भी हैरत से नादिया बेगम को देख रहे थे। क्या इतने तमाशे के बाद भी कोई इतना ज़र्फ रखता था जो इसी बेटी को बहू बनाए, जिसकी बारात वापस लौट गई हो? नादिया, आप ही क्या कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? सुमैया आप ही की बेटी है, बल्कि मैं खुद शर्मिंदा हूँ जो मेराज का रिश्ता छोड़कर ऐसे लोगों में अपनी बेटी बयानी चाहिए। मेरी और मेरी बेटी की खुशनसीबी होगी कि वह आपके घर की बहू बने। मुनव्वर साहब नम आंखों से बोले। वो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते कम था। एक दरवाज़ा बंद हुआ तो अल्लाह ने दूसरा खोल दिया। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी नादिया बेगम उसे अपने घर की इज्जत बनाना चाहती थी। महराज इधर आओ। नादिया बेगम ने महराज को बुलाया, जो धीरे धीरे कदम उठाता उनके पास जा खड़ा हुआ। वो खामोश था, बिल्कुल खामोश, जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि वाकई सुमैया उसकी होने जा रही है। उधर दरवाजे पर खड़े सुमैया ने ज़रा की ज़रा नज़र से देखा, जो इस वक्त वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट में मौजूद था। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर अजीब सी थकन मौजूद थी, जैसे वो सोते से उठकर आया हो। उस पर सुमैया की नज़र उसकी दाढ़ी में ही अटक कर रह गई। क्या वो वाकई सब छोड़ चुका था?
उसने नजर हटा ली और वापस ब्राइडल रूम के अंदर चली गई। भाई आप काजी को बुलाएं, आज और इसी हॉल में सुमैया और महराज का निकाह होगा और कौसम तुम अभी आंसू को संभाल कर रखो और जाकर अपनी बेटी के निकाह के लिए तैयार करो। नादिया बेगम मुनव्वर साहब से कहकर आखिर में कौसम बेगम से बोली, जिसपे वो इस बात पर सर हिलाती एलिज़ा और इशाल के साथ सुमैया के पास चली गई। हॉल का माहौल एक बार फिर खुशगवार हुआ। मेहमान जहाँ मुनव्वर साहब की दिलजोई कर रहे थे, वहाँ नादिया बेगम की तारीफ के चर्चे हर एक की जुबान पर थे। थोड़ी ही देर में काजी साहब भी आ गए, जिस पर हॉल में एकदम ही निकाह का शोर उठा और कुछ ही लम्हों में ब्राइडल रूम बैठी वो लड़की सुमैया मुनव्वर से सुमैया महराज बन गई थी। हॉल से वो एक सीधा सुमैया को रुखसती करवा कर घर ले आए थे। घर आते ही नादिया बेगम और इशाल उसे महराज के कमरे में लेकर गई। सुमैया को बेड पर बिठाकर नादिया बेगम तो चली गई थी, मगर इशाल उसके पास ही बैठकर बातें करने लगी। आप भी भाई बहुत बदल गए हैं। आप उनके प्रोफेशन की वजह से शादी नहीं करना चाहती थी, पर अब उन्होंने वो सब छोड़ दिया, बल्कि आपके इनकार के बाद से वो सिर्फ घर और घर से मस्जिद के होकर रह गए। इशाल हंसते हुए बोली, जो कल तक भाई की इस हालत पर उदास थी, अब उसी का मजाक उड़ा रही थी। आज वो खुश थी कि सुमैया उसकी भाभी बन गई है, जबकि सुमैया खामोशी से चेहरा झुकाए बैठी रही। अच्छा, अब आप बैठकर इंतज़ार करें, मैं भाई को भेजती हूँ। इसके खामोश रहने पर इशाल उठ खड़ी हुई थी। वो समझ सकती थी बारात का वापस लौट जाना किसी लड़के के लिए मामूली बात नहीं है। इशाल बाहर चली गई थी, जबकि सुमैया ऐसे ही बैठी रही। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। साथ ही कमरे का दरवाज़ा खुलकर महराज अंदर दाखिल हुआ। धीरे धीरे कदम उठाता वो सुमैया के बिल्कुल सामने आ बैठा। कुछ देर वो सुमैया के बोलने का इंतजार करता रहा कि शायद वो चीखेगी, चिल्लाएगी, उस पर गुस्सा करेगी, शिकवा करेगी, पर वो तो खामोश थी, बिल्कुल खामोश। वो हल्के से गला खनकार का गोया हुआ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी नज़र में मुझे और सुमैया की तरफ देखा, मैं एक बदकिरदार इंसान हूँ। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। सुमैया उसकी बात काटते हुए बोली। साथ ही नजर उठाकर महराज की तरफ देखा। महराज ने फ़ौरन नजरें चुरा ली। वो इन आंखों में देखने की हिम्मत नहीं रखता था। जिस तरह शौहर अपनी बीवी को अपनी अमानत समझता है और एक लम्स की भी खयानत नहीं चाहता, इस तरह शौहर भी अपनी बीवी की अमानत होता है। उसे भी एक लम्स की भी खयानत नहीं करनी चाहिए। सुमैया संजीदा चेहरे से उसे देखती रही। इस्लाम औरत को न मर्द को न महरम से मुसाफा करने तक की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हाथों का ज़ना है। पर मर्द किसी और से मिलते हुए अपने लिए बात भूल जाता है, मगर जब अपनी औरत को कोई देख ले तो उसकी जान तक लेने को तैयार हो जाता है। वो ये क्यों भूल जाता है, ज़ना एक कर्ज है जिसे दुनिया में अदा करना है, फिर चाहे वो एक लम्स का ही क्यों ना हो। इसकी बात पर महराज के चेहरे पर एक साय से लहराए, उसे घुटन होने लगी। ये बात तुम मुझे उस दिन आराम से भी तो समझा सकती थी, महराज ने शिकवा किया। उस वक्त हमारे बीच तनाव था शादी को लेकर, इसलिए मैं सही से समझा नहीं पाई और जो मुँह में आए कह दिया, आपके किरदार पर भी। लेकिन वो सब गुस्से में था, उसने वजाहत देनी चाहिए। हाँ, इस वक्त तनाव था। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, तुम नहीं। तुम मुझे सजा देना चाहती थी खयानत की। महराज उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। सुमैया ने फौरन नजरें चुरा ली। ऐसा नहीं है, मैं कौन होती हूँ आपको सज़ा देने वाली, मेरा नसीब। महराज ने कहते हुए सुमैया का हाथ थामा। तुम कुछ घंटों पहले किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी, पर तुम मेरा नसीब थी, मुझे ही लौटा दी गई। उसका हाथ अंगूठे से चलाते हुए धीरे से कहने लगा, इंसान के नसीब में जो चीज़ लिखी है उसे मिलेगी, फिर चाहे वो किसी और के तो होंठों के दरमियानी क्यों ना हो, छीन ली जाएगी। वो नजरें झुकाए बोली, पता है सुमैया, मैं जानता था तुम किसी और की दुल्हन बनने जा रही हो, पर मुझे फिर भी उम्मीद थी तुम मुझे मिल जाओगी। अल्लाह ने मेरी उम्मीद टूटने नहीं दी, लेकिन मैं आपसे उम्मीद मोहब्बत नहीं करती। सुमैया ने उसकी बातों का असर जाहिर करना चाहा, जिसे मेरा अच्छे से समझ भी सकता था। कोई बात नहीं, तुमने मुझसे शादी कर ली, मोहब्बत में तुमसे कर लूँगा। वो कहता बेड से उठ खड़ा हुआ, चेंज कर आराम कर लो, शक्ल से ही थकी हुई लग रही हो। महराज कहकर बालकनी की जाने बढ़ गया। सुमैया उसकी पुश्त को देखने लगी। महराज उसे वक्त दे रहा था, बिन मांगे ही वो उठ खड़ी हुई और इशाल का दिया हुआ सूट सोफे पर से उठाकर बाथरूम की जाने बढ़ गई। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे, लेकिन सुमैया महराज के दरमियान ताल्लुक अब भी वैसा ही था। जहाँ सुमैया खामोश थी, वहीं महराज अपने गिल्ट की वजह से सुमैया से दूर ही रहता था। वो उसे बताना भी चाहता था और नहीं भी। अपने और सुमैया के माबेन रिश्ते की नज़ाकत को समझते हुए वो उसे बताने का सोचता, पर सुमैया को खो देने का खौफ उसे रोक देता था। इसी ही कश्मकश में उन्हें एक हफ्ता गुजर चुका, मगर इस एक हफ्ते में एक बार भी उन्होंने इशाल और नादिया बेगम को अपने माबेन दूरी की हवा तक लिखने नहीं दी थी। उन दोनों के सामने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात किया करती थी, जिस पर नादिया बेगम बच्चों को खुश और एक साथ बातें करते देखकर खुद भी खुश हो जाती थी। बेटा, तुम्हारे और महराज के भी सब ठीक है ना? कौसम बेगम उसे देखते हुए बोली, जो सोफे पर उनकी साथ ही बैठी मजे से टीवी देख रही थी। सुमैया आज सुबह ही कौसम बेगम से मिलने चली आई थी और तब से ही कौसम बेगम ये सवाल उससे कई बार पूछ चुकी। ओह अम्मी, कितनी दफ़ा पूछ चुकी है आप इस सवाल सुबह से? कहा तो है सब ठीक है, वो इसे छोई थी। हाँ, लेकिन तुम्हारे जवाब से न जाने क्यों कुछ तसल्ली नहीं हो रही। कौसम बेगम ने मशकूक नज़रों से उसे घूरा। आप बिला वजह शक कर रही हैं, सब ठीक है हमारे दरमियान, बल्कि वो शाम में लेने आएंगे तो खुद पूछ लीजिएगा महराज से। सुमैया जान छुड़ाते हुए बोली। वो जानती थी कौसम बेगम कभी महराज से नहीं पूछेंगी, दामाद से इस तरह सवाल करना अच्छा नहीं लगता ना। रहने दो, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, पर एक बात याद रखना, अब वो तुम्हारा शौहर है और अब हर हाल में तुम्हें उसका साथ देना है। ऐसे ही शौहर के दिल में उतरा जाता है, वरना दिल से ही उतर जाओगी। वो उसे कहकर उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई, जबकि सुमैया से झटक वापस टीवी की तरफ मुतवज्जह हो गई।
इशान यूनी से आकर सीधा सुमैया और महराज के कमरे में पहुंची, मगर सुमैया को वहां ना पाकर वो नादिया बेगम के पास चली आई, जो बेड पर लेटी आराम कर रही थी। अम्मी, सुमैया आप ही कहाँ हैं? उसने बेड पर बैठते हुए कहा। नादिया बेगम भी उठ बैठी थी। वो कॉस्ट्यूम की तरफ चली गई। अच्छा, वैसे हम घर कब बदल रहे हैं? भाई बोल रहे थे चेंज कर लेंगे। इशान आज सुबह की बात याद आते ही बोली, जब महराज ने डाइनिंग टेबल पर नादिया बेगम से कहा, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द कर लेंगे। अभी वैसे भी वो अपना कारोबार खड़ा करने में लगा है। अब इंडस्ट्री छोड़ दी है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना एक बार फिर हमारे वही हालात हो जाएंगे जब तुम्हारे बाबा के मरने के बाद हुए थे। कहते कहते वो एकदम अफसरदा हो गए। वो अम्मी, आप भी ना, आप देखिएगा भाई जल्दी अपना कारोबार खड़ा कर लेंगे। शाह ने उनका ध्यान हटाना चाहा। इंशाल्लाह। चलो तुम जाके कपड़े तो बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ, नादिया बेगम कहते हुए बेडशीट खड़ी हुई। इशाल भी इस बात में सर हिलाती कपड़े बदलने चली गई। वो बालकनी में बैठा उफक पर नजर आते चांद पर शान को देख रहा था। थोड़ी देर पहले ही वो सुमैया को उसके घर से ले आया था और अब यहाँ बैठकर अपनी कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहा था। पर सोचूं कि सारे जाविये उस रात की तरफ थे जो उसे सुकून से जीने नहीं दे रही थी। या अल्लाह, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता कि सुमैया को बता दूं, पर उसने यकीन नहीं किया तो फिर मैं क्या करूँगा? वो खुद से सवाल करता फिर खुद ही इसकी नफ़ी कर देता। क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? सुमैया हाथ में 2 कॉफ़ी के कप्स पकड़े बालकनी में आते हुए बोली। नहीं कुछ नहीं, मिराज ने कहते हुए इसके हाथ से कप पकड़ लिए थे। सुमैया उसके चेहरे को भगा और देखने लगी। क्या हुआ, ऐसी क्या देख रही हो? कहना कहा ना कुछ नहीं। वो फौरन ही गड़बड़ा गया, जबकि सुमैया खामोश है। उसके साथ ही बैठकर धीरे धीरे कॉफ़ी के खून पड़ने लगी। सुमैया तुम क्या? मैं? इसके बाद दूरी छोड़ने पर सुमैया ने सवालिया नजरों से देखते पूछा। कुछ नहीं। महराज ने गहरा सांस खुद खींच कर खुद को पुरसकून किया। शायद ये वक्त ठीक नहीं। जब तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी, मेरा एतबार करोगी, तब बताऊंगा, और शायद तब मुझे याद भी आ जाए उस रात क्या हुआ। महराज ने सोचा, एक नज़र सुमैया की तरफ देकर अपना कप होंठों से लगा लिया। गाड़ी तेज रफ्तारी से चलते हुए सीधा इस बंगले के सामने जा रुकी थी। वो गाड़ी के दरवाजा खुलकर बाहर आई, एक नज़र सामने मौजूद बंगले पर डाली तो मिस्टर महराज चौधरी, आज मुलाकात हो ही जाए। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई और आंखों से सनग्लासेस उतार कर दरवाजे की जाने बढ़ गई। चौकीदार ने उसे देखते ही दरवाज़ा खोल दिया। वो इस शख्स से वाकिफ था, इसलिए अंदर बात करके इजाज़त लेने की जरूरत महसूस नहीं की। वो शांत से लॉन को पार करके सीधा अंदरूनी दरवाजे की जाने बढ़ी। अभी लॉन्च में कदम रखा ही था कि उसे सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करते नजर आए। वो मुस्कुरा दी। हेलो गाइस, वो कहते हुए आगे बढ़ी। नस्वानी आवाज़ पर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते मिराज के हाथ एक पल के लिए थम गए। उसने चेहरा उठाकर सामने देखा, जहाँ वो खड़ी रेड किसी कसी हुई टी शर्ट के साथ वाइट पैंट में मलबूस, बालों को खुला छोड़े मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। मिराज एकदम अपनी जगह से उठा। सिद्रा तुम यहाँ? हाँ क्यों, क्या नहीं आना चाहिए था? उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं। महराज ने कहकर एक नज़र सुमैया पर डाली, जो खामोश बैठी प्लेट में चमचा चला रही थी। आओ बेटा बैठो, नादिया बेगम ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। आप मुझे अपने मेहमानों से नहीं मिलवाएंगी? सिद्रा कुर्सी पर बैठते हुए बोली, नजरें शाल और सुमैया की तरफ थी। अरे मेहमान नहीं, शाल है मेरी बेटी, महराज की छोटी बहन। ओह हेलो स्वीटी। सिद्रा ने शाल की तरफ हाथ बढ़ाया, जिससे शाल ने बेदिली से थाम लिया। और ये सुमैया है मेरी बहू और महराज की बीवी, नादिया बेगम मुस्कुरा कर बोली, जबकि सिद्रा को लगा मानो किसी ने खाई में धक्का दे दिया हो। वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सब हैरत से उसे देखने लगे। क्या तुम ऐसे कैसे कर सकते हो महराज? रात है मेरे साथ शादी किसी और के साथ? वो गुस्से से चिल्लाई। शाल और नादिया बेगम बेयकीनी से उसे देख रही थी, जबकि महराज सुमैया को जवाब भी सर झुकाए बैठी थी। और यही बात मिराज को और परेशान कर गई। ये क्या बकवास कर रही हो? नादिया बेगम एकदम गुस्से से कहते हुए उठ खड़ी हुई थी। अगर ये बकवास है तो पूछे अपने बेटे से, इंडस्ट्री छोड़ने से पहले क्या रात उसने मेरे साथ नहीं गुजारी, और जब अपने बच्चे को नाम देने का वक्त आया तो उसने शादी कर ली। वो मिराज को देखते हुए बोली, जो बच्चे के नाम पर बेयकीनी से अपनी जगह से उठा, जबकि सुमैया और इशान एक दूसरे को देखकर रह गई। ये क्या बकवास कर रही हो? होश में हो? वो गुर्राया। हाँ, अब अपने गुनाह को छुपाने के लिए तुम मुझ पर चिल्लाओगे? वो मिराज चौधरी, वाह मिराज। उसने तमसखराना अंदाज में ताली बजा। महराज, क्या ये लड़की सच बोल रही है? नादिया बेगम ने पुरयकीन नजरों से देखा, जैसे अभी उस लड़की की नफ़ी कर देगा, उससे छोटा साबित कर देगा। मगर मिराज की खामोशी ने साख्त कर दिया। अरे क्या बताएगा, मैं बताती। शोबिस की दुनिया छोड़ने से एक रात पहले ये मेरे साथ था क्लब में पूरी रात, और सुबह जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मुझे वहीं अकेला छोड़कर भाग गया। सिद्रा ने अपनी जुबान से जहर उगला। नादिया बेगम बेयकीनी से महराज को देख रही थी, जबकि सुमैया के लिए इतना बहुत था। फौरन अपनी जगह से उठी अपने कमरे की जाने बढ़ गई। उससे ज़्यादा देखकर इशाल भी उठकर अपने कमरे में चली गई। ओह, तुम्हारी बीवी को शायद बुरा लग गया। वो इत्तेजाई अंदाज से मुस्कुराई। महराज, क्या ये लड़की ठीक बोल रही है? क्या तुम वाकई क्लब गए थे? वो एक उम्मीद से पूछने लगी। शायद अब वो कहते नहीं, पर वह हनूस खामोश था। नादिया बेगम को वो रात याद आई जब जाकर उसका इंतजार करती रही। तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था महराज। वो मुंह पर हाथ रखकर रोती हुई अपने कमरे में चली गई। सिद्रा ने पहले नादिया बेगम के कमरे के बंद दरवाजे को देखा, फिर एक नजर महराज पर डाली, जो साख सर झुकाए खड़ा था। ये मेरा नंबर है, तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। वो कार टेबल पर रखकर मुड़ी और सीधा घर से बाहर चली गई। सब जा चुकी, बस खड़ा था तो महराज अकेला तन्हा। नादिया बेगम सोफे पर बैठी तब से आंसू बहा रही थी। उन्हें अब तक सिद्रा की बातों का यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई मिराज ऐसा कर सकता है। ये सवाल जहन में आते ही उनके आंसू में मजीद रवानी आ गई। आखिर क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में जो तुम ये गुनाह कर बैठे? अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी हुसैन को? उन्होंने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकी का गला घोंटा। मेरे अल्लाह, अब मैं क्या जवाब दूंगी तेरे आगे खड़े होकर कि तेरी दी हुई नेमत की परवरिश ठीक से न कर पाई? नादिया बेगम ने आंखें मीच ली। दिल था कि चला चला के रोने को चाह रहा था।
या ये बोलूँगी कि बेटी को तो गुनाह करने से रोक लिया पर बेटे को छोड़ दिया था, क्योंकि हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी मर्दों को कुछ नहीं बोलती। उन्होंने दुख से सोचा, आज महराज ने किसी से नज़र मिलाने लायक नहीं छोड़ा था। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूँ अम्मी? महराज ने पीछे से आवाज़ दी, अम्मी एक बार मेरी बात तो सुन लें। वो चलता हुआ आकर उनके कदमों में बैठ गया। नादिया बेगम ने गुस्से से रुख मोड़ लिया। अभी मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बल्कि बल्कि मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मैं क्लब गया था, पर क्या अपनी सफाई में बोलने के लिए ये है तुम्हारे पास कि तुम्हें कुछ याद नहीं? गुस्से से कहते अपने घुटने पर रखा महराज का हाथ झटक दिया। चले जाओ यहाँ से, तुमने मुझे मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब क्या जवाब दूंगी मैं अपनी बहन को? मेरी ही गलती है, जितनी सख्ती मैंने इशाल पर की, अगर उसकी आधी भी तुम पर कर लेती तो आज ही दिन न देखना पड़ता। अब क्या मुँह दिखाऊंगी मैं अपने हुसैन को, अपने अल्लाह को? वो चिल्लाई। महराज ने शर्मिंदगी से अपना चेहरा झुका लिया। मुझे बस एक मौका दें अपनी बेगुनाही साबित करने का। वो सर झुका ही बोला, और अगर तुम साबित ना कर पाए, और अगर वाकई तुमसे ये गुनाह सरजद हुआ तो फिर क्या करोगे? नादिया बेगम के सवाल पर महराज एक पल के लिए खामोश हो गया, फिर मजबूत लहजे में बोला, फिर मैं खुद इस घर को छोड़कर आप सबसे दूर चला जाऊंगा। वो कहकर उठ खड़ा हुआ था और कमरे से बाहर निकल गया। नादिया बेगम नमाकों से उसे जाता देख रही थी, वो चाह कर भी महराज का साथ नहीं दे सकती थी। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। अभी उसे सुमैया का सामना भी करना था, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अभी वो कमरे के पास पहुंचा ही था कि दरवाज़ा खोलकर इशार कमरे से बाहर निकली। महराज एकदम पीछे हुआ। तुम इधर? महराज ने उसे देखते हुए पूछा, पर इशाल बगैर कोई जवाब दिए उसकी साइड से निकल गई थी। क्या तुम भी मुझे गलत समझ रही हो? पीछे से बोला था। इशाल के आगे बढ़ते कदम वहीं रुक गए। वो मुड़ी संजीदा नज़रों से महराज की तरफ देखा। आप सही कब थे? उसने उल्टा सवाल किया। महराज ने कुछ बोलना चाहा पर खामोश हो गया। आप तब से गलत हैं जब आपने मॉडलिंग स्टार्ट की। इशाल, मैंने ये सब घर वालों के लिए किया, तुम लोगों के लिए किया। महराज बेबसी से बोला। गलत किया? हमारे लिए भी तो गलत किया। गलत ही होता है, चाहे इसके पीछे वजह कुछ भी हो। इशाल की बात तो महराज उसे देखता रह गया। वो बहन थी, उससे खुलकर बात नहीं कर सकता था, समझा नहीं सकता था, पर भाई तो बहनों का मान होते हैं। वो उसकी आंखों में टूटा हुआ मान कैसे देखता? इसलिए ढके छुपे अल्फाज में फिर भी कोशिश की। इशाल, मेरी गलती नहीं। वो सिदरा, क्यों? क्या मर्दों का कोई ईमान नहीं होता? औरत ने उन्हें गुनाह करने पर उकसाया, और वो? निराज की बात मुकम्मल करने से पहले ही शाल उसकी बात काट कर बोली, पर अपनी बात भी मुकम्मल नहीं कर पाई। रोती हुई वहां से चली गई। मिराज ने बेबसी से उसे जाते हुए देखा, फिर एक नज़र अपने कमरे के बंद दरवाजे पर डाली। क्या वो उसे समझेगी? जब खूनी रिश्तों ने साथ नहीं दिया तो क्या वो उसके साथ खड़ी हो पाएगी? बहुत से सवाल इस लम्हे उसके जहन में आए। वो नफ़ी में सर हिलाता घर से बाहर निकल कर चला गया। गाड़ी यूं ही बेमकसद सड़क पर दौड़ाने के बाद वो मस्जिद चला आया था। एक सैतून से टेक लगाकर वो वहीं फर्श पर बैठ गया। उसे सुकून चाहिए था, किसी के साथ होने का एहसास चाहिए था, जो अल्लाह के सिवा किसी और ज़ात से हाथ से नहीं हो सकता था। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। उसने आसमान की तरफ देखा। मैंने तेरी नाफरमानी की, तूने शराब से दूर रहने को कहा। उस रात मैं शराब के करीब चला गया, तूने जना से दूर रहने को कहा, और मैं न जाने में गुनाह करता चला गया। उसे वो सब याद आए जब वो लड़कियों के कमर में हाथ डालकर रैंप पर चलता था, उसमें उनसे मुसाफा करता था, उनके गले मिलता था, पर नहीं याद था तो वो एक रात जब वो सही मायनों में जना का मर्तकब हुआ था। या अल्लाह, एक सदा उसके लबों से निकली। वो खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगा। लब खामोश थे, आंखें बो रही थी, अपने रब से फरियाद कर रही थी। दिमाग माउफ था, दिल रो रहा था, अपने रब के आगे सिसक रहा था। वो कमरे में लेटी खाली खाली नज़रों से कमरे को देख रही थी। तब से ही वो कमरे में बंद थी। इशाल 2-3 मरतबा उसे खाने के लिए बुलाने के लिए आई, पर उसने खाने से साफ इनकार कर दिया था। इशाल ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। आज के वाक़े के बाद भला किसका दिल खाने को चाहता? वो यूं ही लेटी आज के वाक़े को सोचती रही। इसी तरह की बातें अब भी उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेराज रात है मेरे साथ, शादी किसी और के साथ? अगर बकवास है तो पूछे अपने बेटे से, इंडस्ट्री छोड़ने से पहले क्या रात उसने मेरे साथ नहीं गुजारी? और जब अपने बच्चे को नाम लेने का वक्त आया तो उसने शादी कर ली। हाँ, अब अपने गुनाह को छुपाने के लिए तुम मुझ पर जोर चलाओगे? वो महराज चौधरी, वाह! अरे क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। शोबिस की दुनिया छोड़ने से एक रात पहले ही मेरे साथ था, क्लब में पूरी रात, और सुबह जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मुझे वहीं अकेला छोड़कर भाग गया। वो यूं ही सोचों में गुम लेटी थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंकी। उसने नज़र दरवाजे की जानिब उठाई, जहाँ वो खड़ा उसे देख रहा था। सुमैया ने फ़ौरन अपना बाजू आंखों पर रख लिया। अगले लम्हे उसे बेड पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। बैठा था आहिस्ता से। सुमैया! महराज ने धीरे से पुकारा, पर वो वैसे ही लेटी रही। समी, क्या तुम मुझे गलत समझ रहे हो? उसने एक आवाज़ से पूछा था, पर वहाँ हनूज खामोशी छाई रही। महराज मायूसी से उठकर खड़ा हुआ बालकनी में चला आया। सुमैया की खामोशी उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। इशाल के बाद नादिया बेगम का चिल्लाना इतना तकलीफदा न था, सीधी सुमैया की खामोशी थी, सिर्फ वो खामोशी। कोई कहता है इल्ज़ाम है, कोई कहता है अंजाम है, पर सुन सको तो तुम सुनो, ए इब्ने आदम, तेरा अब ये इम्तिहान है। वाह 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 वाह। सुबह होते ही वो तैयार होकर घर से निकल चुका था। गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाता हुआ वो इस खूबसूरत से कैफ़े के सामने रुका।
गाड़ी से उतरकर उसने एक नज़र कैफ़े पर डाली और अंदर की जाने पड़ गया। दरवाजे से दाखिल होते ही वो उसे सामने एक टेबल पर बैठी नजर आई। जो अपने सामने बैठे शख्स से किसी बात पर शायद झगड़ा कर रही थी। कहा ना बाकी 1-2 दिन में मिल जाएंगे, अभी मेरे पास इतने नहीं हैं। ठीक है, अभी जा रहा हूँ, लेकिन परसों तक मुझे बाकी की रकम मिल जानी चाहिए, वरना अंजाम तुम जानती हो। वो शख्स कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, साथ ही टेबल पर रखा पैकेट उठाकर जैकेट की अंदरूनी जेब में डाला। अभी वो मुड़कर जाने ही लगा था कि करीब आते मेराज से बुरी तरह टकराया। सॉरी, मेराज उसे देखते हुए बोला, जबकि वो शख्स अभी भी कुछ वो शख्स कुछ भी बोले बगैर तेजी से निकल गया। तुम इतनी जल्दी आ गए? वो जो उसे देखकर परेशान हो रही थी, खुद को कंपोज करके पूछने लगी। ये आदमी कौन था सिद्रा? मैंने शायद पहले भी उसे देखा है, मेराज ने दरवाजे की जानिब देखते हुए कहा, जहाँ से वो शख्स गया था। तुम नहीं जानते उसे? वैसे तुम आधा घंटा पहले कैसे आए गए? तुमने तो मुझे 10 बजे का टाइम दिया था ना, अभी तो 9:30 हुए हैं। सिद्रा बात बदलते हुए बोली, मेराज ने उसके दिए हुए कार्ड के जरिए फ़ोन करके 10 बजे मिलने को कहा था, पर घर के माहौल के पास नाश्ता किए बगैर ही जल्दी घर से निकल गया। सोचा था यहीं आकर कुछ खा लेगा, पर सिद्रा को पहले से यहाँ किसी आदमी के साथ मौजूद देखकर ठिठक गया। बस फारिग था तो जल्दी घर से निकल गया। वो कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, तो कहो क्या बात थी जो तुमने मुझे मिलने बुलाया? सिद्रा ने कहते हुए टेबल पर रखा मिराज का हाथ पकड़ना चाहा, पर उसने फ़ौरन पीछे कर लिया। हाथ नहीं लगाओ मुझे, मिराज गुर्राया। वो अपनी सुमैया के माना था, जिसमें वो मज़ीद खयानत नहीं करना चाहता था। तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपकी सिद्रा तब उठी थी, सच जानने के लिए। वो उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, जिससे उसकी आंखें पढ़ना चाह रहा हो। कैसा सच? वो भी अनजान बनी। वही सच जो तुम जानती हो, वही सच जिसको तुम छुपा रही हो, मिराज ने जताते हुए कहा। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है तो सुनो, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम जानती हो मेरे और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये बच्चा, ये सब तमाशा क्या था? मेराज ने अंधेरे में तीर चलाया। सिद्रा खामोशी से उसे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। तुम भूल गए मेराज बुरा? तभी तुम कह रहे हो हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं भूला, बल्कि मुझे अच्छे से याद है कि हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। मेराज ने झूठ बोला, हालांकि उसे अब भी कुछ याद नहीं आया था। अच्छा तो फिर तुमने अपनी माँ को उस वक्त हकीकत क्यों नहीं बताई, जब वो तुमसे चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही थी कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं? वो भी सिद्रा थी, इतनी जल्दी हाथ आने वाली नहीं थी। तुम्हें कुछ याद ही नहीं मेराज, वरना तुम यहाँ मुझसे सच मालूम करने ना आते। और सच यही है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो फिर डिटाई से बोली, ये सच नहीं है। मेराज चिल्लाया। इसकी आवाज़ पर आसपास लोग बैठे मुड़कर उसे देखने लगे। तुम चाहती क्या हो? गुस्से को दबाते पूछा। तुम्हें? सिद्रा ने उसे नजरों के साड़ में लिया। वैसे इस दाढ़ी में और भी पुरकशिश लग रहे हो, उसने कहते मेराज की दाढ़ी को हाथ लगाना चाहा, पर इस बार भी मेराज ने चेहरा पीछे कर लिया। अपनी हद में रहो, मैं सिर्फ सुमैया का हूँ। मेराज का गुस्से से बुरा हाल था, उसका बस नहीं चल रहा था कि सिद्रा को शूट कर दे। चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हारे घर जाकर बोल दूंगी कि मैंने सब झूठ बोला था सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, बस उसके बदले तुम्हें हर माह के आखिर में 1 लाख देने होंगे। वो मुस्कुरा कर बोली। मेराज उसे देखता रह गया। वाह, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और उसी का सौदा कर रही हो। मेराज इस सजाई अंदाज से मुस्कुराया। मैं अपना सारा पैसा बुटीक के काम में लगा चुका हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते भी तब भी तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देता। और जहाँ तक रही बच्चे की बात, वो तो DNA टेस्ट से ही पता चल जाएगा। मेराज कहकर उठ खड़ा हुआ। वो जाने ही लगा था कि रुकर सिद्रा को देखा और दोनों हाथ टेबल पर रखकर थोड़ा झुकते बोला, उसकी आंखों में झांक कर, पता है जब मैं मैट्रिक में था तो मेरी टीचर ने लेक्चर के दौरान एक बात बताई थी। जानती हो क्या? वो रुका। सिद्रा गुस्से से देख रही थी उसे। अल्लाह ने औरत को ऐसा बनाया है कि वो एक बिगड़े हुए मर्द को क्या, एक बिगड़ी हुई पूरी कौम को सुधार सकती है, मगर एक औरत ही बिगड़ जाए तो एक मर्द क्या है, पूरी कौम भी मिलकर उसे सुधारना चाहे तो भी नहीं सुधार सकती। वो सीधा खड़ा हो गया। सिद्रा का चेहरा तौहीन की शिद्दत से लाल हो चुका। तभी मिराज की अगली बात नहीं रही, सही कसर पूरी कर दी। और तुम भी उनमें से एक ही हो जो कभी नहीं सुधर सकती, वो कहकर चला गया, जबकि सिद्रा ने टेबल पर रखा ग्लास पूरी शिद्दत से जमीन पर दे मारा। कांच की आवाज़ पर कैफे में बैठे सारे लोग उसकी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। अम्मी क्या होगा? क्या भाई वाकई सच बोल रहे हैं? इशाल इस तक नादिया बेगम के कमरे में बैठी थी जब वो उन्हें देखते हुए पूछने लगी। जो अलमारी में अपने कपड़े रख रही थी, मुझे तो नहीं मालूम, अल्लाह ही जाने क्या होगा मुझे। खाला अम्मी, वो बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खड़ी सुमैया ने पुकारा, आओ बेटा बैठो। दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? नादिया बेगम वापस उसे देखते बोली। कल सुबह सिद्रा के जाने के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र दोबारा उसके सामने नहीं किया था। खाला अम्मी, मुझे मार्केट से कुछ सामान लाना है तो मैं चली जाऊँ? उसने इजाज़त चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ, बल्कि एक काम करो, शाल को भी साथ ले जाओ, कुछ अपने लिए भी शॉपिंग कर लेना। घर के माहौल को देखते हुए नादिया बेगम ने भी फ़ौरन ही इजाज़त दे दी थी। याहो, ये हुई ना बात, अभी मैं भी आती हूँ। इशाल कहकर कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि सुमैया नादिया बेगम उसको खुश होते देखकर खुद ही मुस्कुराने लगी। मिराज अपने बुटीक में दाखिल हुआ तो सामने काउंटर पर फराज अपनी बेटी को गोद में लिए खड़ा था। फराज से मिराज की बहुत पुरानी दोस्ती थी। मॉडलिंग छोड़ने के बाद बुटीक खोलने का मशवरा भी मिराज को उसने ही दिया था और कारोबार को आगे बढ़ाने में भी वो बढ़ चढ़ कर उसकी मदद कर रहा था। तुम इतनी देर से आ रहे हो, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिराज उस पर नजर पड़ते ही बोला। मिराज मुस्कुराता वो उसके पास चला गया। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बुटीक के बाहर खड़ा होना पड़ गया हो तुम्हें, उसने कहते फराज की बेटी को गोद में लिया। मिराज की बात
मेराज की बात छोटी रमशा को तो समझ ना आई, पर फिर भी वो खिलखिलाकर हंसती। देखो तो ज़रा उसे चाचू की बात कैसे समझ आ रही है। फराज ने वहाँ पर से अपनी बेटी को देखा। फिर भी मेराज, तुमने नया नया कारोबार शुरू किया है, ये मुलाजिम पर मत छोड़ो। उसने समझाना चाहा। यार मुझे आज कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए मुलाजिम को चाबी दी थी ताकि बुटीक को वक्त पर खोल सके। मेराज ने वजाहत दी। ठीक है, पर तुम कोशिश करो कि खुद सब देखो। अच्छा ठीक है, और तुम बताओ, मनाहिल भाभी का गुस्सा ठंडा हुआ? उसने याद आने पर फराज से पूछा, जो बेचारा सास बहू के झगड़े में पिस रहा था। यार इस बार तो झगड़ा बहुत बढ़ गया था, बात तलाक पर पहुंच गई। वो तो शुक्र है कि रमशा की वजह से मनाहिल समझ गई, वरना इस बार तो तलाक लेकर ही छोड़ती। फराज मुंह बनाकर बोला, रमशा की वजह से कैसे? मिराज ने हैरत से पूछा, भला ये गोद की बच्ची क्या कर सकती थी? यार जब बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप के पैरों में एक जंजीर सी बन जाती है, जो उन्हें कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर देती है। बस रमशा के मुस्तकबिल का सोचकर मनाहिल ने अपना मुतालबा वापस ले लिया। फराज ने तफसील से बताया, जबकि इसकी बात पर मिराज गहरी सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो? फराज ने उसका ध्यान न पाकर पूछा। कुछ नहीं, तो आंटी को क्यों नहीं समझाता? भाभी के पीछे ताना पड़े। मिराज ने वापस उसी मौजी को छेड़ा। औरतों को कोई नहीं समझा सकता मेरे बाप। खैर चल काम देखते हैं। वो हंसकर कहता आगे बढ़ गया, जबकि मिराज एक बार फिर सोच में डूबा। रमशा को गोद में ली उसके पीछे चल पड़ा। शॉपिंग से वापसी पर उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। इशाल ने सुमैया का मन बहलाने के लिए जानकर काफ़ी सारी शॉपिंग कर डाली ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बाहर गुजार सकें। डिनर भी इन दोनों ने बाहर ही कर लिया। वो जब वापस लौटी तो नादिया बेगम अपने कमरे में सोने के लिए लेटी थीं। उन्हें सारी शॉपिंग दिखाकर वो दोनों सामान समेट कर अपने अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। सुमैया ने कमरे में आकर ईशा की नमाज अदा की, फिर सोने की गर्ज से खुद भी लेट गई। शदीद थकावट होने के बावजूद भी नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रहकर मिराज का ख्याल आ रहा था, जो सुबह का गया अब तक नहीं लौटा था। उफ अल्लाह, कहाँ रह गए? वो गुस्से से बुड़बुड़ाई कि तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर मिराज अंदर दाखिल हुआ। वो उठ बैठी। कहाँ थे? वो जो सोफे पर बैठा अपने जूते उतार रहा था। सुमैया के सवाल पर एक अचटती सी नज़र उस पर डाली। खैरियत? मुझे तो लगा था मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाह रही होगी, इसलिए मेरे आने से पहले ही सो गई होगी, पर तुम तो जाग रही हो। क्या मेरा इंतजार था? मिराज ने भूंछ खाकर पूछा। सुमैया को न जाने कि उसका लहजा अजीब सा लगा। वो उलझन भरी नज़रों से उसे देखने लगी कि तभी मिराज सोफे से उठकर उसके पास ही बेड पर जा बैठा। सिमी, थक गया हूँ मैंने कुछ नहीं किया, तुम तो यकीन करो। अब कि उसके लहजे में बेबसी थी, पर सुमैया खामोशी रही। कुछ बोलोगी नहीं? लहजा फिर बदला। साथ ही उसने सुमैया को शानों से थामकर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए उसे खुद से करीब किया। क्या कर रहे हैं? सुमैया ने उसके हाथ हटाने चाहे, पर गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मिराज की आंखें उससे अलग खौफ में मुबतला करनी थी। इनमें हवस नहीं थी, पर मोहब्बत भी नहीं थी। एक अलग की जनूनियत आ रही थी। छोड़ें क्यों? बीवी हो तो मेरी, हक बनता है मेरा। वो दो टोक लहजे में बोला। सुमैया बेबसी से मुसलसल खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करी थी। छोड़े मिराज, आज नहीं, पर मैं ऐसा नहीं, लेकिन मैं ही ऐसा चाहता हूँ। कहने के साथ ही मिराज उस पर झुकता चला गया था। सुमैया जो अपना आप छुड़ाने की मुसलसल कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे इसकी सारी मज़ाहमत भी दूर चली गई। जिस वक्त उसकी आंखें खुली तो दोपहर का 1 बज रहा था। उसने बेड पर लेटे से घड़ी को देखा, फिर चेहरा मोड़कर बाएं जाने जहाँ वो नहीं थी। मिराज तेजी से उठ बैठा था। तब भी ब्लैक और के साथ ब्राउन हिजाब लिए वो उससे सामने खड़ी नजर आई, जो सोफे से अपना कपड़ों का बैग उठा रही थी। मिराज तेजी से उठकर उसके पास पहुंचा, बैग हाथ से झपट गया। सुमैया जो अपनी ही धुन में मगन थी, अचानक अफात पर भुगला गई। क्या है? छोड़े मेरा बैग। उसने गुस्से से कहते हुए बैग छीना चाहा, पर मिराज ने फौरन ही पीछे कर लिया। कहाँ जा रही हो? बैग छोड़े। वो उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए फिर बोली, साथ ही बैग छुड़वाने भी लगी थी। सुमैया, मेराज जलाया। वो एकदम पीछे हुई थी। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम घर छोड़कर जा रही हो? उसने पूछा, पर वो खामोशी रही। तुम बीवी हो मेरी, कुछ गलत नहीं किया मैंने। मेरा बैग छोड़ें। सुमैया ने फिर हाथ बढ़ाकर बैग लेना चाहा, जिसे एक बार मिराज ने फिर पीछे कर लिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। बैग छोड़े। मेरा अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, तो इसी मोहब्बत का वास्ता मेरे पीछे नहीं आएगा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। सुमैया ने सचोका गुस्से से कहा था, साथ ही उसके हाथ से बैग को भी छीन लिया। मिराज साथ खड़ा उसे देख रहा था। मोहब्बत का वास्ता देकर वो उसके हाथ पे पैर बांध चुकी थी। अब चाहकर भी वो उसे रोक नहीं सकता था। सुमैया, मिराज ने कहा से पुकारा, शायद वो रुक जाए, मगर सुमैया बिना उसकी तरफ देखे तेजी से कमरे से निकलती चली गई थी। उसको परवाह नहीं थी पीछे क्या हो रहा है, क्या छूट रहा है। और मिराज मिराज वहीं घुटनों के बल नीचे बैठता चला गया, शिकस्त खोर सहारा हुआ। जुदाई हम लोगों की बड़ी संगीन होती है, तड़प है दिल, तड़पने में बड़ी तस्कीन होती है। पूरे दिन घर से बाहर गुजारने के बाद अब वो छत पर लेटा आसमान में किसी गैमरे नुक्ते को देखते हुए सोचों में गुम था। साथ ही अपनी की हुई हरकत पर पछता भी रहा था। ये क्या कर दिया मैंने, हर काम बिगाड़ता जा रहा हूँ। सोचा था हमारे भी बच्चे हो गए तो वो भी मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएगी, पर उसने सर दामरी बावला ना होता। सुमैया के जाने के बाद उसे लगा था कि नादिया बेगम अब उसे वाकई घर से बाहर ही निकाल कर फेंक देंगी। शायद सुमैया ने उनसे मिराज और अपने रिश्ते के मुतालिक कोई बात नहीं की थी। चलो, हमारे रिश्ते में इतनी गुंजाइश तो है कि तुमने उसे दूसरों के सामने रुस्वा नहीं किया। उसकी तसव्वुर से मुखातिब होते मिराज ने जेब से मोबाइल निकाला, जिसकी स्क्रीन पर सुमैया की तस्वीर जगमगाने लगी थी। कहते हैं ना, महरम की मोहब्बत बहुत तकलीफ देती, पर तुम्हारी मोहब्बत ने इतनी तकलीफ मुझे तब नहीं दी जितना महरम बनकर दी है।
लेकिन मुझे पूरा यकीन है आजमाइश जल्द ख़त्म हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, तुम भी वापस आ जाओगे, फिर मैं कल रात के रवैये की बल्कि अपनी हर एक गलती की तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। महराज उसकी तस्वीर पर मोहब्बत से उंगलियां फेरने लगा था। वो इन मर्दों में से नहीं था जो हर बात को अनोखा मसला बना लेते थे। वो बेगर्ज मोहब्बत करने वालों में से था जो गलती न होने पर भी रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाया करते थे। खासतौर पर सुमैया के मामले में तो वैसा ही था। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। सुमैया को गए 2 हफ्ते गुजर चुके। इस दौरान मेराज रोज कोसम बेगम से मिलने के बहाने उनके घर चला जाता। सुमैया ने घर पर भी सबसे यही कहा था कि वो मिलने आई है। और फिर मेराज का रोज मिलने जाना कोसम बेगम की सारी शको शबाहत खत्म कर चुका था। मेराज की सुमैया के लिए मोहब्बत देकर वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था कि अल्लाह ने उनकी बेटी को इतना अच्छा चाहने वाला शौहर और ससुराल दिया। दूसरी तरफ नादिया बेगम ने भी सुमैया को वापस आने का नहीं कहा था कि माहौल की वजह से उन्होंने सुमैया को रुकने की इजाज़त दे दी थी कि जब तक दिल चाहे वो माँ के बाप के पास रुक जाए। वो खुद भी एक बार कोसम बेगम से मिलने जा चुकी थी। उन सब का नॉर्मल रवैया देखकर उन्हें खुशी हुई कि उनकी बहू ने उनकी इज्जत का पास रख लिया था, शाह की बदकिरदारी का ढंढोरा पीटने के बजाय। बुटीक के सारे काम निपटा कर आज वो सीधा घर चला आया था। थकन के मारे उसका बुरा हाल था। 2 हफ्तों से वो मुसलसल कोशिश कर रहा था उस रात को याद करने की, सिदरा से हर बात उगलवाने की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम जा रही थी। सुमैया अलग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। इन्हीं सब बातों ने उसे ज़हनी अज़ियत का शिकार बना दिया। अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गया। मोबाइल जेब से निकाल के साइड टेबल पर रखा ही था कि दफ़अतन उसका फ़ोन बज उठा। फराज की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल रिसीव करते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम की तरह दूसरी जान से फराज की आवाज़ उभरी। घर आ गया हूँ। क्यों? उसने हैरान होते हुए सवाल किया। अभी कुछ देर पहले ही वो बुटीक से मिलकर गया था। मैं बात कर रहा हूँ, फ़ौरन घर से बाहर आओ। फराज के कहने के साथ ही उसने कॉल कट कर। महराज हैरान हुआ। फ़ौरन घर से बाहर भागा। जहाँ फराज अपनी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। तू यहाँ क्या कर रहा है? महराज गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठते बोला। यार तेरी भाभी मायके गई हैं तो सोचा क्यों ना बैचलर लाइफ को एंजॉय करें। वो शरारत से हुआ जबकि मेराज तासुब से उसे देखकर नफी में सर हिलाने लगा। बेटी का बाप बन गया, अब तो सुधर जा। उसे शर्म दिलानी चाहिए, जिसका असर फराज पर बिल्कुल नहीं हुआ था। बेटी का बाप बना हूँ तो नवासी का नाना नहीं, वैसे भी रेस्टोरेंट में खाना ही तो खाना है। फराज गाड़ी चलाते बोला। मेराज नफी में सर हिलाते हुए गाड़ी के बाहर देखने लगा। थोड़ी देर में गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने जा रुकी। गाड़ी से उतर कर वो अंदर की जाने बढ़ा और एक टेबल पर बैठकर वेटर को बुला लिया। वेटर क्या थी? फराज ऑर्डर देने लगा, जबकि मेराज सर झुका मोबाइल में मसरूफ था। मेराज तुम्हें कुछ और मंगवाना है? फराज के पूछने पर मेराज ने जो ही नजर उठाकर देखा एकदम ठिठक गया। तुम तो वही हो ना जो सिद्रा के साथ कैफे में था? मेराज की कहते वो अखला गया और मेन्यू कार्ड वहीं फेंक कर बाहर की तरफ लपका। वहाँ बैठे बाकी लोगों के साथ साथ मेराज और फराज भी हैरत से उसे भागते देख रहे थे। कुछ गड़बड़ का एहसास होते मेराज खुद भी उठकर उसके पीछे भागा। रुक, कहाँ भाग रहा है? मेराज ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ कर रोका। फराज भी उनके पीछे लाबी भी चला आया। मैं वीडियो दे दूंगा, प्लीज़ पुलिस को नहीं बुलाना। वो उनके सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला। मेराज और फराज ने समझी से उसे देखने लगा। कौन सी वीडियो और सिद्रा से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? उसके पूछने पर वेटर जो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा था एकदम खामोश हो गया। बताओ किस वीडियो की बात कर रहे हो? महराज ने कॉलर पकड़ कर झटका दिया, पर वो खामोश रहा। इतने में रेस्टोरेंट का मैनेजर बाकी इंतजाम में भी वहाँ पहुँच गई। सिंह को देखते हुए वेटर और घबरा गया। बोलो किस वीडियो की बात कर रहे हो? महराज ने फिर पूछा। ये ऐसे नहीं बताएगा, महराज पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। फराज ने कहते हुए मोबाइल निकाले। नहीं बताता हूँ। वेटर ने हाथ जोड़े। सर मैंने आपकी और मैडम की उस रात क्लब के कमरे में कैमरा लगाकर वीडियो बनाई थी, जिसके लिए मैं मैडम को ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे लगा मैडम ने आपको बता दिया अगर आप मुझे पुलिस में न दे दें, इसीलिए भागा था। वो गड़गड़ाते हुए बोल रहे थे, जबकि मेराज साख से देखने लगा। ये वही था जिसने सिद्रा के कहने पर क्लब के कमरे का ताला खोला था। मैंने सब अपनी बीवी के इलाज के लिए किया। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मुझे पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने रास्ता अपना लिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर पुलिस को ना बुलाना। वेटर ने कहते ही उसके पैर पकड़े। महराज फ़ौरन पीछे हुआ। ठीक है, पुलिस नहीं आएगी, पर मुझे वो वीडियो चाहिए। हाँ ये लें। वेटर ने फ़ौरन जेब से चाबी का गुच्छा निकाला, जिसके साथ ही एक यूएसबी लटक रही थी। मैं रकम पूरी मिलने पर ही मैडम को देने ही वाला था। उसने यूएसबी चाबी में से निकालकर मिराज की तरफ बढ़ाई, जिसे मिराज ने फ़ौरन ही झपट लिया। ये लो। वॉलेट से पैसे निकालकर बेटे के हाथ में थमाता मिराज तेजी से वहाँ से निकल गया। मैनेजर साहब इस आदमी को जाने दें, पुलिस के हवाले नहीं करेगा। फराज मैनेजर को देखते हुए बोला। 1-2 और बातों के बाद वो भी रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। अपनी गाड़ी के पास आया, जहाँ मिराज खड़ा नवाकों से यूएसबी को देख रहा था। बैठो गाड़ी में, वो कहता हुआ ड्राइविंग सीट संभाल कर बैठ गया। मिराज के बैठते ही गाड़ी रोड पर निकाल ली गई थी। आखिर बताओगे क्या मामला है? मिराज गाड़ी से बाहर देख रहा था। चेहरा मुड़कर एक खामोशने से फराज पर डाली सारी बात बताता चला गया। इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं? फराज ने हैरत से उसे देखते हुए शिकवा किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना परेशान था इन दिनों। मेराज ने अपनी परेशानी मसी। लेकिन इस वेटर ने तुम्हें ब्लैकमेल क्यों नहीं किया? सिर्फ सिद्रा को क्यों? एक और सवाल किया। शायद इसलिए कि वो कोई पेशा वाराना ब्लैकमेलर नहीं है। अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे उसे। देखा नहीं मुझे देखा कैसे घबरा गया था, खुद ही सब उगल दिया। और फिर उसे लगा होगा औरत को ब्लैकमेल करना ज़्यादा आसान है। मेराज की बात तो फराज ने समझते हुए सर हिलाया। अभी कहाँ चलना है? फराज ने उसे परेशान देखकर पूछा।
अभी घर चलो, मैं आराम करना चाहता हूँ, ठीक है। उसने इस बात पर सर हिलाते हुए गाड़ी को मिराज के घर की जाने भगा ले गया। अपने कमरे में बेड पर लेटा वो काफ़ी देर से इस यूएसबी को देखता रहा जिसमें इसका गुना कैद था। वो उठा, टेबल पर रखा लैपटॉप उठाकर ऑन किया। बिलाकर राज उस राज पर से पर्दा हट जाएगा। मिराज ने सोचते हुए यूएसबी को अपने सामने किया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि देख सके इसमें क्या है। या तो सब ठीक होना था या सब खत्म। उसने हिम्मत करके उसे लैपटॉप से कनेक्ट किया। कुछ ही लम्हों में वीडियो स्क्रीन पर चलने लगी थी जिसमें सिद्धार्थ शराब के नशे में धत मिराज को कमरे में लाकर बेड पर बिठाई थी, मगर वो इतना नशे में था कि बेड पर ही गिर गया। सिद्रा उसे छोड़कर फौरन दरवाजे की जाने मुड़ी। दरवाजे को लॉक लगाकर वापस मिराज के पास चले आए जो धीरे धीरे कुछ बुड़बुड़ा रहा था। सॉरी मिराज डार्लिंग, अब तुम्हें हासिल करने का तरीका ही तो है और यही सही। शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो बोली और फिर एक एक करके मिराज की शर्ट के बटन खोलने लगी। बटन खोलने के बाद उसने बमुश्किल बिठाकर शर्ट उतारी थी। चलो उठो मिराज डार्लिंग, सिद्रा ने कहते हुए मिराज का बाजू अपने कंधे पर रखकर खड़ा किया। अभी वो उसे बड़ी मुश्किल से बेड के बाएं जानिब लाई ही थी कि मिराज बेहोश होकर एकदम बेड पर गिर गया। सिद्रा ने कोफ से उसे देखा। जब बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो क्या जरूरत थी इतना पीने की। सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। उसने बुड़बुड़ाते मिराज की टांगें उठाकर बेड पर रखी और फिर उसके दाएं जानिब जाकर अपने मिराज इससे आगे नहीं देख सकता था। किसी लड़की को खुद को बहना होना। उसने यूएसबी को निकाला। आंख से आंसू तेजी से बह रहे थे। वो तो बेहोश हो चुका था। वो भी गुनाह था, कुछ किया ही नहीं था उसने, कुछ हुआ ही नहीं। उसे अब समझ आई कि वेटर ने उसे ब्लैकमेल क्यों नहीं किया। इस वीडियो के जरिए सिर्फ सिद्रा की रुसवाई हुई थी, मिराज की नहीं। दुनिया सिद्रा का मजाक बनाती, मिराज का नहीं। अल्लाह, वो एकदम चिल्लाया। यकीन कामिल हो तो अल्लाह कैसे गैब से मदद करता है। इसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि कोई यूं भी मिल जाएगा, सबूत यूं भी हाथ लग जाएगा। सिद्धा थोड़ी देर पहले ही फोटोशूट से वापस अपने फ्लैट पर लौटी थी। खाना वगैरह खाकर वो कमरे में लेटी को मैगजीन देख रही। दफातन बाहर से दरवाजे की बेल बजने की आवाज़ आई। वो फौरन उठकर कमरे से बाहर निकली। लिविंग रूम में आकर उसने दरवाज़ा खोला ही था कि सामने मिराज को खड़ा पाया। ओह मिराज! सिद्रा खुश होती हुई उसके गले लगने के लिए आगे बढ़ने लगी, पर मिराज ने हाथ के इशारे से उसे वापस पास आने से रोक दिया। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया बल्कि तुम्हारी चीज़ तुम्हें लौटाने आया हूँ, मिराज ने कहते हुए हाथ में पकड़ी यूएसबी उसके सामने की। सिद्रा नसमझी से उसे देख रही थी। लो पकड़ो, इसमें वही वीडियो है जिसके लिए वो वेटर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। पागल है, उसके हाथ में पकड़ा दी। अपनी बीवी लोगों को तो सबूत दिखाता। ये तुम्हारे पास यूएसबी को झपट को बेयकीनी से देखने लगी थी। तुम मुझे बर्बाद करना चाहती थी, पर देखो अल्लाह ने तुम्हें यूं तुम्हारी चाल में फंसा दिया। अपनी रुसवाई का सामान तुम खुद कर बैठी। लेकिन मैं बेगैरत मर्द नहीं हूँ। मैंने ये वीडियो अपने घर वालों को भी नहीं दिखाई। चाहता तो तुम्हें इससे ब्लैकमेल कर सकता था, पर मेरे घर भी औरतें मौजूद हैं। मुझे अल्लाह के हिसाब से डर लगता है। मेराज कहकर रुका और तासुब से उसे देखने लगा। एटलीस्ट किसी को न से सुमैया को दिखा देता, बता देता कि देख लो, लेकिन क्या। अभी वक्त सिद्धा संभल जाओ, ये सब छोड़ दो और किसी शरीफ आदमी से शादी करके सुकून की ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि इस रास्ते में सिर्फ और सिर्फ रुसवाई है। मैं उम्मीद है तुम समझ जाओगी। उसकी बात काट कर बोला और तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया। सिद्रा वहीं खड़ी बेतासु नजरों से जाते देख रही थी। आज सुबह की रोशनी हर एक घर की ज़िंदगी में रहमत बनकर उतरी थी। तरीबा आयाम आने को था। अच्छा, मैं एक बात बोलूँ, मतलब एक दफ़ा जो इंसान आपको डर से ना, उस पर दोबारा इस तरह की ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये खैर नॉवल है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर ऐसी बेवकूफ़ी किसी इंसान को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में कोई भरोसे के लायक होता ही नहीं, और ख़ासकर वो कमज़ोरी किसी के हाथ तो लगनी नहीं चाहिए। अब वो उसके पास एक सबूत था जिससे अपनी बेगुनाही साबित कर सकता था। एटलीस्ट अपनी वाइफ को तो दिखा सकता था, ताकि वो तो ट्रस्ट गेन करे, और जब वो उस पर यकीन कर लेती तो बाकी सब खुद ही नॉर्मल हो जाता। सुमैया इस वक्त कोसम बेगम के साथ अस्पताल में मौजूद थी। कल रात से उसकी तबीयत खराब हो रही थी, जिसके बायस कोसम बेगम उसे सुबह ही डॉक्टर के पास ले आई थी। क्या बात है डॉक्टर, कोई बुरी खबर तो नहीं? डॉक्टर के साथ बैठने को कोसम बेगम ने परेशानी से पूछा। अरे नहीं नहीं, बल्कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं, डॉक्टर मुस्कुरा के बोली। सुमैया बेयकीनी से डॉक्टर को देख रही थी, जबकि कोसम बेगम की खुशी का ठिकाना ना रहा। ये दवाई लिखती है, उन्हें वक्त पर लेते रहेगा तो कमज़ोरी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। वो दवाई का पर्चा लेकर सुमैया को साथ लिए डॉक्टर के रूम से बाहर निकल आई। मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। कोसम बेगम ने उसका माथा चूमा। सुमैया मुस्कुराने लगी। माँ बनने का एहसास ही बहुत खुशकिन था। चलो घर चल के सबको एक खुशखबरी देते हैं। ओके चले, आपके दामाद तो सुनते ही पागल हो जाएंगे, सुमैया हंसते हुए बोली। खबरदार जो मेरे बेटे को कुछ कहा, कोसम बेगम ने कहते हुए उसके कमर पर थप्पड़ रसीद किया। अच्छा ना, मारने की क्या जरूरत थी? सुमैया ने मुँह बसूरों के साथ चल पड़ी। आज वो खुश थी, बहुत खुश। बच्चे की आमद की खबर पर हर कोई खुशी से झूम उठा था। उमर और अलीज़ा तो अभी से लड़का लड़की दोनों के नाम सोचने लग गए। मुनव्वर साहब भी खबर सुनकर बेहद खुश थे। आखिर को नाना बनने जा रहे थे। उधर नादिया बेगम तो खबर मिलते ही सुमैया को वापस घर लाने का बोल चुकी। सुमैया को भी महीना होने को आया था मेके में रहते हुए, इसीलिए वो भी उनका मान रखते हुए वापस जाने के लिए राजी हो गई। नादिया बेगम ने भी वक्त ज़ाय के बगैर फ़ौरन ड्राइवर को उसे लेने भेज दिया। आगे मेरी बेटी। गाड़ी की आवाज़ सुनती नादिया बेगम खुश होती बोली थी। दरवाजे की जाने बढ़ी। इशाल भी उनके पीछे ही थी। आराम से बेटा। नादिया बेगम उसे मोहब्बत से अपने साथ लगाए हुए लॉन्च में ले आई थी और उसे सोफे पर बिठा दिया। बहुत बहुत मुबारक हो आप भी। इशाल ने उसके पास बैठकर गले लगाया। सुमैया मुस्कुरा दी। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अच्छा चलो, अब सुमैया को उसके कमरे में लेकर जाओ, जब तक मैं उसके लिए अपने हाथों से सूप बना कर लाती हूँ।
नादिया बेगम कहकर किचन में जाने लगी कि अचानक दरवाजे पर नजर पड़ती रुक गई। तुम उनके कहने पर सुमैया और इशान ने भी दरवाजे की जानिब देखा जहाँ सिद्रा खड़ी थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती अंदर चली आई। अब क्या लेने आई हूँ यहाँ हमारी खुशियों को आग लगाकर? नादिया बेगम ने नफरत से कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। मेरा और मेराज का इससे कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो शर्मिंदगी से चेहरा झुकाए बोली। इशान और नादिया बेगम बेयकीनी से उसे देख रही थी जबकि सुमैया के चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। सुमैया, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ और तुम चाहो तो इस सीढ़ी देख लेना, तुम्हें यकीन आ जाएगा मैं सच बोल रही हूँ। कि वो सुमैया से मुखातिब हुई जो खामोश बैठी सब सुन रही थी। सुमैया सोफे से उठी और रैन उसके सामने जा खड़ी हो। लो ये सीढ़ी तुम रख लो। सिद्रा ने फौरन सीढ़ी उसकी तरफ बढ़ाई। वीडियो की कॉपी सिद्रा ने इस सीढ़ी में कर दी थी। आपको लगता है उस दिन मैंने आपकी बातों पर यकीन कर लिया था? सुमैया ने सीढ़ी उसके हाथ से लेते पूछा। सिद्रा ने समझी से उसे देखने लगी। आपको लगा था आप यहाँ आएंगे और ये कहेंगे कि आप मेराज के बच्चे की माँ बनने वाली हैं तो मैं बगैर किसी सबूत के यकीन कर लूँगी? सुमैया ने कहती हाथ में पकड़ी सीढ़ी के 2 टुकड़े कर दी। सिद्रा ने हैरत से उसे देखा, फिर टूटी हुई सीढ़ी को। मैं आपको नहीं जानती पर अपने शौहर को जानती हूँ। बचपन से किसी गैर की बातों पर यकीन करने से पहले मैं अपने शौहर की बातों पर यकीन करूँगी। उसकी बात पर सिद्रा के साथ साथ इशाल और नादिया बेगम हैरत से सुमैया को देख रही थी। वो तो ये ही समझी थी कि मेराज की बेवफाई पर सुमैया घर छोड़कर गई है, पर आज उसने साबित कर दिया था मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है जो असल से अब तक कायम रहने वाला है, दुनिया में भी और जन्नत में भी। मुझे माफ़ कर दो सुमैया और आप लोग भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दिएगा। सिद्रा नम आंखों से बोली और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती तेजी से वहाँ से निकलती चली गई थी। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था जो आंसुओं की सूरत आंखों से बह रहा था। आज तो बहुत देर हो गई अम्मी ने तो मुझे वाकई घर से बाहर निकाल खड़ा करना। एक तो इसको लड़के को ना घर से बाहर निकलने का डर लगता है, लेकिन अच्छी बात है, माँ बाप का डर होना चाहिए। नाराज घड़ी में वक्त देखता बुड़बुड़ाया। काम ज़्यादा होने की वजह से वो रात देर तक घर में दाखिल हुआ। अभी उसने लॉन्च में कदम रखा ही था कि नादिया बेगम के कमरे की लाइट रोशन नजर आई। वो उनके कमरे के जाने बढ़ गया। कुछ दिनों से मसरूफियात के बाद वो नादिया बेगम से ठीक से बात नहीं कर पाया था, बल्कि यूं कहा जाए नाराज़गी नहीं खत्म कर पाया था। आप दोनों जाग रही हैं? वो कमरे में दाखिल होते शाल और नादिया बेगम को बातें करते देख हैरान रह गया, जबकि वो दोनों से देखकर मुस्कुरा दी। हम आपका इंतजार कर रही थी। शाल की बात पर वो कुछ उलझा। क्यों? खैरियत? हमें माफ़ कर दो बेटा, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। माँ होकर भी तुम्हारे यकीन नहीं किया। नादिया बेगम उसके पास जाकर बोली, साथ ही उसके कंधे से लगकर फूट फूट कर रोती। इशाल भी उठकर वहाँ के पीछे जा खड़ी हुई थी। अम्मी क्या बोल रही हैं आप? आपने बिल्कुल ठीक किया, माफ़ी ना मांगे, मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मिराज ने फ़ौरन उन्हें खुद से गले लगाया था। सॉरी भाई, उस दिन मैंने भी आपको ना जाने क्या क्या बोल दिया था। इशाल ने अपने कान पकड़ लिए। मिराज मुस्कुरा दिया। पगली इधर आओ। नादिया बेगम को साथ लेकर उसने दूसरा बाजू फैलाया। इशाल भी फ़ौरन भाई के सीने से लगकर रो पड़ी थी। लेडीज़, रोने की नहीं हो रही, आप लोगों की गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने गलत रास्ते चुना, अल्लाह की नाफरमानी की, तभी मुझे सज़ा मिली। मुझे आप दोनों से कोई गिला नहीं। अपने साथ लगाए वो दोनों को चुप करवाते हुए कह रहा था। नादिया बेगम उससे अलग हुई थी, साथ साथ इशाल भी। आज सिद्रा घर आई माफ़ी मांगने, वरना तो हम तुम्हें गलत ही समझते रहते। कहते हुए एक बार फिर रोने लगी। अम्मी आप रोएं तो नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपका रोना। मिराज ने उनके आंसू साफ किए। अब आंसुओं से पेट भरना है या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? कसम से बहुत भूख लगी है। वो बेचारी सी शक्ल बनाकर बोला। इशाल और नादिया बेगम मुस्कुरा दी। जाओ तुम मुँह हाथ धो लो, खाना लगाती हूँ, ठीक है? एक बार फिर उनके गले लगता वो अपने कमरे में चला गया। अभी खाना गर्म ना करें भाई, 1 घंटे से पहले कमरे से नहीं निकलेंगे। इशाल शरारत से बोली, जिस पर नादिया बेगम मुस्कुरा दी। अपने बच्चों की खुशियों के लिए दिल में दुआएं मांगने लगी थी। वो कमरे में दाखिल हुए तो सामने उस दुश्मन जान को लेटा पाया। वो बेयकीनी नजरों से उसे देखता हो बिना हट पैदा किए उसके पास जा खड़ा हुआ। आंख जब होने लगी कि तभी एक आंसू उसकी आंख से निकलकर सुमैया के गाल पर बह गया जो होंठों के किनारे जा ठहरा। सुमैया ने लभी जो झटके से आंखें खोलकर मिराज को देखा जो आंसू बहाता उसे देख रहा था। क्या इतनी जल्दी भी आजमाइश खत्म हो सकती है? अल्लाह किसी को उसकी हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाता। वो मिराज उसके पास ही बेड पर बैठ गया, साथ ही हाथों को हाथों में कैद किया। सिमी में बहुत शर्मिंदा अपनी हरकत पर। मुझे डर था कि कहीं तुम सिद्रा की वजह से मुझे छोड़कर न चले जाओ। वो शर्मिंदा सा बोला। अब जो हो चुका था उसे ठीक तो नहीं कर सकता था। मैं सिद्रा को नहीं जानती पर आपको जानती हूँ। मुझे आप पर यकीन था मिराज, पर आप मेरी खामोशी नहीं समझ सके। अगर मुझे आप पर यकीन ना होता तो उसी वक्त छोड़कर चली जाती, चीखती चिल्लाती लड़ती आपसे, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरे महराज ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बस गुस्सा था मुझे और डर भी। अगर वाकई इस बात सच होती तो मैं क्या करती? सुमैया की बात पर वो साख सा उसे देखने लगा। वाकई वो उसकी खामोशी को क्यों नहीं समझ सका और अपनी बेवकूफ़ी में क्या कर गया? मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पर। मुझे उस रात अब शर्मिंदा होने का नहीं, खुश होने का वक्त है। मिराज इससे पहले अपनी बात मुकम्मल करते सुमैया उसकी बात काट गई। मिराज ने ना समझी से उसे देखा जो अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब ये कि आप पापा बनने वाले हैं? इसकी बात पर मिराज ने बेयकीनी कैफियत में सुमैया का चेहरा हाथों के प्याले में थाम लिया। तुम सच बोल रही हो? यकीन नहीं आता तो खाला अम्मी से पूछ लें। सुमैया मोहब्बत से खुद से लिपटाते वो जज्बों से चूल लहजे में बोला।
आई लव यू टू। सुमैया ने भी उसके गिट बाजू फैलाए। जहाँ आजमाइश खत्म हुई थी वही मोहब्बतों का एक हसीन सफ़र का मंतज़र हो गया, जिस पर उन्हें अब चलते ही जाना था हमेशा। इसकी खुशबू से मोहतर मेरी ज़िंदगी, याद उसकी मुझे तन्हा नहीं होने देती। इब्ने आदम हूँ, ख़ता होती है मुझसे तस्कीन, इसकी रहमत मुझे रुस्वा नहीं होने देती। फाइनली यहू yippee एंड हो गया नॉवल। कैसी लगी स्टोरी आप लोगों को बताएगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और नॉवल पढ़ने के बाद बीच में मुझे याद आया था मेहरून स्कार्फ और उससे स्टोरी कुछ कुछ कि मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था। तब मैं लिखती नहीं थी, ना चैनल था ना वॉइस ओवर करती थी। ये शायद मैंने तब पढ़ा था नॉवल जिया का, और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मोरेबल है। अच्छी स्टोरी लगी मुझे काफ़ी। और आप लोगों को कैसी लगी लाज़मी बताइएगा, ठीक है। और क्या कहना था मैंने, जल्दी से 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दें अच्छे बच्चों की तरह, और वीडियो को पूरा वॉच किया करें, शेयर किया करें, ठीक है। और कमेंट्स भी करके बताएं कि आप लोगों को कैसे लगे। और जिन्होंने रिक्वेस्टेड नॉवल बोले हैं ना, तो वो मैं जल्दी से कोशिश करूँगी कि उनको भी मैं पोस्ट करूँ। राइटर से परमिशन ले रही हूँ, तो दुआ करें जल्दी से जल्दी राइटर परमिशन दे दें। और दूसरा डार्क लव सागा, काफ़ी लॉन्ग नॉवल है, उसको पार्ट्स में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको बहुत लंबा नॉवल है वो डार्क लव सागा, तो उसको मैं देखती हूँ। खैर अभी आप लोग इसको एंजॉय करें और आने वाले नॉवेल्स को भी एंजॉय कीजिएगा। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। क्यूट से लोगों।